जनगणना 2027 के इस महाकुंभ में लगे सभी कर्मचारियों अधिकारियों का इस वीडियो में स्वागत है। जनगणना के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना यानी HLO में किस प्रकार से प्रगणक को एंट्री करनी है, किस मोबाइल में ऐप चलेगा, क्या क्या स्क्रीन आएगी, कैसे कैसे स्टेप आएंगे, इस वीडियो में सभी को समझाया गया है। सुपरवाइजर को क्या करना है, उसके मोबाइल पे स्क्रीन कैसी दिखेगी, कैसा उसको सारी चीज़ें करना है, वो इस वीडियो में आज जब आप अंत तक देखेंगे तो सभी चीज़ें आपको इसमें वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये भारत की जनगणना 2027 है। इसे HLO बोलते हैं। यह है प्रथम चरण, यह है प्रथम चरण। तो ये साइड है इसकी, इससे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, आपको मोबाइल में कैसे डाउनलोड करना है, तो गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएं। ये देखिए, और तो सर्च बार में आपको ये टाइप करना है। ये देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे आपको कैसा दिखेगा। ये देखिए प्ले स्टोर ये दिख रहा है। अगर आप देखें तो ये देखिए प्ले स्टोर, ये प्ले स्टोर का बटन होता है, इस पे जाएं। इस प्रकार का बटन होगा इसमें, इसे बोलते हैं गूगल प्ले स्टोर। इसके सर्च बार में जाएं। इसे देखिए, ये सर्च बार है, इसमें आपको टाइप करना है। तो देखते हैं क्या टाइप करना है। गूगल प्ले स्टोर पे गए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, सेंसस 2027 हाउस लिस्ट। तो ये आपको टाइप करना है। तो इस प्रकार से देखिए, आपको ये आपको दिख रहा होगा ऐसा, ये ब्लिंक करते हुए इस वाले ऑप्शन को हमको क्लिक करना है, इस वाले को। आप देखिए आगे, फिर इस प्रकार से आपके ऐप खुल जाएंगे कई सारे। फिर आप देख लीजिए, आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप देखिए, यहाँ पे आपको ये देखिए ऐप दिख रहा है, ये वाला, ये ब्लिंक करता हुआ। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, इस वाले ऐप को। ध्यान रखें आप, ये ट्रेनिंग ऐप को डाउनलोड नहीं करना है, ट्रेनिंग ऐप को डाउनलोड नहीं करना है, ध्यान रखें। और दोनों ऐप को एक साथ आपके मोबाइल में नहीं चलाना है। जब आप एक को अनइंस्टॉल कर देंगे तभी दूसरा उसमें काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। तो देखिए, इस तरह का उसका आ जाएगा। देखिए इस तरीके से उस पर लिखा आएगा सेंसस 2027 हाउस लिस्ट। अब देखिए, जो इंस्टॉल का बटन है, इसे हमें क्लिक करना है। देखिए, आप देख रहे होंगे, इस बटन को क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें ये रहा ऐप, इसको आपको देखना है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, इस ऐप पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार का आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। अब देखिए, ये जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका खुलेगा जिस पे HLO लिखा होगा। अब आगे चलते हैं। एप्पल स्टोर के लिए यहाँ पे वही चीज़ करनी है, यहाँ के सर्च बार पे अपन को सर्च करना है ये, और नहीं तो ये गूगल, इस लिंक को कॉपी करके आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो एप्पल यानी आईफोन वाले यूजर्स हैं उनको HLO ऐप इस लिंक से डाउनलोड मिलेगा। चलिए अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, ये मोबाइल में किस में चलेगा तो वो दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बताया गया है किस मोबाइल में HLO ऐप काम करेगा। तो जिसमें एंड्रॉयड वर्जन 12 या उससे ऊपर होगा, यानी कि 13, 14, 15, 16 आदि, और कम से कम 8 GB रोम होगी और 4 GB रैम होगी। तो अगर ये आपके मोबाइल या टैबलेट में उपलब्ध है ये फंक्शन, तो आपके ये ऐप चल जाएगा, अन्यथा ये ऐप इसमें नहीं चलेगा। और आईफोन के लिए देखिए, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम 15 है या उससे ऊपर होना चाहिए आईफोन के लिए, तो ही ये ऐप आपके मोबाइल में या टैबलेट में चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें आप एंड्रॉयड वर्जन ज़रूर चेक कर लें। चलिए अब आगे चलते हैं। HLO ऐप, ये इसका नाम होता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस ऑपरेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। जब हम ऐप पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज उस पर खुलेगा अपने मोबाइल पे। अब देखते हैं, सबसे पहले वो पूछेगा यूजर ID। ये लिखा है यूजर ID, और यहाँ इसको बोलते हैं कैप्च कोड। तो यहाँ पे हमें यूजर ID, आपकी जो मोबाइल और ईमेल में मिली होगी आपको यूजर ID, वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए, एक उदाहरण स्वरूप मैंने डाल दी है। अब देखिए, ये कैप्च कोड है ये वाला, उसे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये देखिए, इंटर कर दिया। ये सेम आपको यहाँ पे एंटर करना है और रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, इस तरीके के आपको रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना। फिर जब आगे जाएंगे आप, तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, कन्फर्म लैंग्वेज, यू हैव सिलेक्टेड लैंग्वेज। इसको बड़ा करके जूम करके आपको दिखाते हैं।
इस प्रकार का मैसेज आएगा कंफर्मिंग लैंग्वेज। आपके मोबाइल में स्क्रीन में कौन सी लैंग्वेज प्रदर्शित होगी वो इससे पता पड़ेगा। तो यू हैव सेलेक्टेड लैंग्वेज इंग्लिश, तो ऑटोमेटिक तो इंग्लिश चुना होगा, तो ऑटोमेटिक इंग्लिश चुना है, तो वो बोल रहे हैं आफ्टर दिस स्टेप यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द लैंग्वेज। यानी अगर आपने कन्फर्म बटन को दबा दिया, अभी इंग्लिश सेलेक्ट है तो इंग्लिश सेलेक्ट हो जाएगी, जब भी आप ऐप खोलेंगे तो सब कुछ इंग्लिश में आएगा। उसके बाद चाहे आप ऐप अनइंस्टॉल कर दें तो भी दूसरी लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। तो इस वाले स्टेप को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए चेंज लैंग्वेज, हम आपको सजेशन देते हैं कि आप हिंदी लैंग्वेज चुनें, क्योंकि उसके जो 34 क्वेश्चंस आएंगे वो सभी हिंदी में आएंगे, फिर उसे आसानी से आप खुद पढ़ सकते हैं और सामने वाला जो उत्तरदाता है उसको भी पढ़कर सुना सकते हैं, उसे भी दिखा सकते हैं ये क्वेश्चंस हैं, तो उसे भी समझ में आएगा और हमें भी बोलने में समझ में आएगा। तो चेंज लैंग्वेज पे क्लिक करें। ये देखिए अभी इंग्लिश है यहाँ पे, तो इसमें पसंदीदा भाषा का चयन करें। अब चेंज लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, ये देखिए तो इस प्रकार से 16 भाषाओं में ये दिया गया है। तो 16 भाषाओं में ऐसे खुल जाएगा। तो इसमें हम देखिए हिंदी को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखने में आया है कि यहाँ 16 भाषाओं की जगह अब ऐप में सिर्फ 2 ही भाषाएं आ रही हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो कंफ्यूज ना होना, आप हिंदी चुन सकते हैं यहाँ से। तो देखिए हिंदी को चुन लेंगे, फिर देखिए अब यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट हो जाएगा, फिर से मैसेज आएगा क्या अब आपने हिंदी चुन ली है, तो आप कंफर्म करने पे क्लिक करेंगे। अब हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। देखिए हिंदी चुन लिया, अब हम फिर से कंफर्म वाले बटन को चुन के हम हिंदी चुन लेंगे। तो देखिए फिर से ये आ गया। तो जब देखिए हिंदी चुन लिया है, कंफर्म के बटन पर क्लिक कर दिया है, इस पर हमने कंफर्म कर दिया। अब आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से मैसेज आएगा कि वी हैव सेंट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इस प्रकार का आपके मोबाइल नंबर पे हमने OTP भेज दी है। फिर आप ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए तो यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। या तो आपका अपना अगर उसको अलाउ कर देते हैं तो OTP अपने आप दर्ज हो जाएगी, नहीं तो आपको मैसेज में जाकर उसको एक एक करके टाइप करना पड़ेगा। देखिए आपको इस प्रकार से जो OTP आई है वो टाइप कर देंगे, फिर वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए इस वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आप से आपसे पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे देखिए पासवर्ड पूछ रहा है आपका, यूजर नेम पहले पूछा गया था, अब पासवर्ड पूछ रहा है। तो पासवर्ड आपका ईमेल आईडी या SMS पे आया होगा, तो उसे आप दर्ज कर देंगे। तो मान लीजिए इस प्रकार का एक पासवर्ड, ये डमी पासवर्ड है, ये आपने डाल दिया। ठीक है, इस बटन को क्लिक करने से ये दिखता है और क्रॉस बटन से नहीं दिखता है, बिंदु के रूप में दिखेगा। तो इस प्रकार से आपका पासवर्ड डल गया है। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप देखिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, सबमिट वाले बटन पर, तो देखिए इस प्रकार आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आया है उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें, यूजर आईडी जो हमने पहले डाली थी, यूजर आईडी, पुराना पासवर्ड, फिर नया पासवर्ड। तो यहाँ पर सभी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें यूजर आईडी डाल दी, अपनी यूजर आईडी जो डाल के चल रहे हैं वो हो गया। पुराना पासवर्ड जो यहाँ डाला था देखिए यहाँ पे, तो वो यहाँ पे हम डाल देंगे। ये हो गया पुराना पासवर्ड। अब यहाँ पे आपको नया पासवर्ड बना लेना है। तो नया पासवर्ड के लिए देखिए ये शर्तें हैं कि न्यूनतम 8 अक्षर का होना चाहिए, अधिकतम 20 अक्षर का होना चाहिए, कम से कम 0 संख्याएं 0 से 9 के बीच शामिल होना चाहिए, कम से कम एक छोटा अक्षर A to Z के बीच होना चाहिए, कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, कम से कम एक विशेष अक्षर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, यानी @ हैज स्टार डॉलर का साइन आदि। तो हम यहाँ पर नया पासवर्ड बना देंगे, 2 बार उसकी पुष्टि कर देंगे। तो देखिए ये रहा, ये इस प्रकार का मैंने उदाहरण के लिए बना दिया है, और दूसरी बार भी यही पासवर्ड डाल देंगे। फिर यहाँ देखते हैं चेंज पासवर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं चेंज पासवर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फिर वही आ गया। अब जो आपका नया पासवर्ड बना है, ये देखिए आपने जो नया पासवर्ड बनाया है वो यहाँ दर्ज कर देंगे। तो देखिए नया पासवर्ड ये बनाया था, ये आपने दर्ज कर दिया है। फिर सबमिट, ये आपको नहीं दिखेगा, पर आप अगर दिखाना चाहें तो आप इसको आई के बटन को क्लिक कर देंगे तो दिखने लगेगा, और इसी को क्लिक कर देंगे तो नहीं दिखेगा। इस प्रकार के बटन पर जब निशान रहेगा तो नहीं दिखेगा पासवर्ड। तो अब सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब क्या आएगा, ये देखिए। अब आपसे बार बार आपको HLO ऐप में यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने से बचना है, इसलिए क्या किया है, यहाँ पर पिन जनरेट करना है, आपको पिन सेट कर देना है। जैसे आप फ़ोनपे आदि अन्य ऐप में पिन डाल देते हैं, तो अगली बार जब वो उस ऐप को खोलते हैं तो पिन डालने से ही वो ऐप ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर पिन अपन सेट कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पर लिखा है 4, 1 2 3 4। तो ऐसे हम अपनी पिन सेट कर लेंगे। उदाहरण के रूप में मैं यहाँ कोई भी नंबर ले रहा हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए किस बटन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए ये ऐसे अगला आ जाएगा। फिर देखिए कंफर्म पिन, दोबारा से वही पिन डालना है जो पहले डाली थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही पिन डाल दी है। और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं ये आ गया। अब ये हो गया हमारा पिन सेट हो गया है। मतलब अब आप जब भी ऐप चलो ऐप खोलेंगे तो वह आसानी से खुल जाएगा पिन डालने के बाद ही। अब ये थोड़ी कंडीशन है अलग अलग केस में। अगर प्रेरणक और सुपरवाइजर पासवर्ड भूल जाएं तो क्या करना है, तो अब उसके लिए ये प्रोसेस है, तो आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, पासवर्ड भूल जाएं तो इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप फॉरगॉट पासवर्ड लिखा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये बटन, ये देखिए फॉरगॉट पासवर्ड, इसको क्लिक करना है। ये देखिए इसको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यूजर आईडी, आप यूजर आईडी डालेंगे। फिर लिखा है ओटीपी, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। अब वो आप दर्ज करेंगे तो ऐसे मैसेज आएगा, वी हैव सेंट ओटीपी योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इस पर डाल ओटीपी भेजा गया है, तो आप इस ओटीपी को यहाँ पे देखिए डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड और रीपासवर्ड। फिर आप यहाँ पे ओटीपी जब आ जाएगी तो आप अपना नया पासवर्ड यहाँ पे जो भूल गए हैं वो तो आपको याद नहीं है, तो यहाँ पे आपको नया पासवर्ड जो आपको बनाना है वो आपको 2 बार टाइप करना है। तो मान लीजिए एक बार ये है और एक बार ये है, मैंने 2 बार सेम पासवर्ड डाल दिया है। और आप में सबमिट के बटन पे, ये देखिए सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी ध्यान रखें ऐप को हमने स्टार्ट नहीं किया है, हम सिर्फ पासवर्ड कैसे, जो स्टार्टिंग की प्रोसेस है, पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो कैसे करना है वो स्टेप सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पासवर्ड बन जाएगा नया। अगर अब अगली कंडीशन, अगर प्रगणक सुपरवाइजर मोबाइल पर या ईमेल पर आईडी पर प्राप्त आईडी पासवर्ड तो पता है कि किंतु सुरक्षा की दृष्टि से पासवर्ड बदलना चाहते हैं। मान लो आप गए किसी फील्ड में और आपको लगता है आपके आसपास के लोगों ने वो पासवर्ड देख लिया है, तो आपको चेंज करना है। तो ऐप में जाके कैसे हम पासवर्ड को चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए ऐप इस प्रकार से खुल जाएगा, यानी आप जब ऐप पे क्लिक करेंगे और पिन नंबर डालेंगे तो आप यहाँ पर खुल जाएगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ आपको 3 डॉटें होंगी, यहाँ पे ऐसे 3 लेटी हुई लाइन रहती हैं, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए चेंज पासवर्ड। ये देखिए आपके यहाँ पे ये यूज़र आईडी दिखेगा जब आप ऐप खोलेंगे, यहाँ 3 लेटी हुई लाइनों पर क्लिक करने के बाद। तो यहाँ चेंज पासवर्ड वाला ऑप्शन है। और यहाँ देखिए ऐसी आईडी कितनी आपके HLB में डाउनलोड है तो वो यहाँ दिखेगा। अब देखते हैं चेंज पासवर्ड। देखिए ये बटन आपका चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड को जब हम क्लिक करेंगे, ये देखिए क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो यूजर आईडी, ये आ गया यूजर आईडी। तो यूजर आईडी अपन को यहाँ डालना है, देखिए ये डाल दिया है। अब देखिए ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। अब जो पासवर्ड आपको बदलना है यानी पुराना पासवर्ड वो यहाँ टाइप कर देंगे और नया पासवर्ड यहाँ देखिए, नया पासवर्ड यहाँ आपका बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखना है, ये चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड बदल जाएगा। तो ये 2 प्रकार हो गए, जब आप पासवर्ड भूल जाएं तो अपना पासवर्ड कैसे बनाएं, दूसरा आप भूले नहीं है पर आपको चेंज करना है तो कैसे। अब हम आगे चलते हैं, HLO ऐप पर काम कैसे शुरू करें। अब देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं, आपने HLO ऐप डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो आप उस पर काम कैसे शुरू करेंगे, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ऐसे आपके मोबाइल पे ये HLO ऐप दिख रहा है, ये देखिए बिलिंग कर रहा हुआ दिख रहा है ये वाला ऐप। इस पर आप क्लिक करेंगे और अब देखते हैं आप इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे ये ऐप का साइन है कि ऐसा दिखेगा। अब देखते हैं यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा, पहली बार में ये खुलेगा। उसके बाद आपको पिन मांगेगा, जो आपने याद किया हुआ, यहाँ पे पिन आपने जो जनरेट किया था वो पिन यहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर पिन डालेंगे, ये देखिए आपका जो भी पिन बना होगा उस पर डाल देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए आप क्लिक करने के बाद आपको खुल जाएगा। HLO ऐप पर काम करने से पहले आपको ये देखिए, इस वीडियो लंबी होने के कारण ये चीज़ें उसमें नहीं बताई गई हैं, तो आपको मेरी अगली वीडियो जो बनी रखी है उसमें भवन को अच्छे से समझना है,
जनगणना मकान को अच्छे से समझना है, सामान्य परिवार और संस्थागत परिवार क्या है, इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। क्योंकि जब हम एंट्री करेंगे तो एक होगा लाइन नंबर, दूसरा होगा भवन, तीसरा जनगणना मकान और परिवार क्रमांक। इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपको एक बड़ी बिल्डिंग में 3 या 4 जनगणना मकान हैं तो कितनी एंट्री करनी है ये समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखें। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, ऐप कैसे चलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आप देखिए जब ऐप खोला तो ये आ गया, तो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपका HLB नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कौन सा राज्य क्षेत्र है, जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, नगर गांव कौन सा है, वार्ड कौन सा है और आपके HLB का नंबर कितना है। तो यहाँ पे देखिए, अब इस पर हमें ध्यान देना है। जब ये शुरू करेंगे हम तो ये आएगा। तो इसको तो आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा देते हैं। ये देखिए इस वाले को, ये बड़ी स्क्रीन में इस प्रकार आएगा। अब यहाँ नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या, एक्सपेक्टेड यानी अंदाजन बनना है। जब आप अपने HLB क्षेत्र में गए तो जब आपने मकान नंबर डले हुए हैं डाले गए, उसमें मकान काउंट किए तो लगभग कितने थे वो यहाँ भर देना है, यहाँ पे भर देना है। और जनगणना मकान, उससे ध्यान रखें, जनगणना मकान भवन संख्या से ज़्यादा होंगे संख्या में, तो उनको अंदाजन यहाँ भर देना है। ये आपके लिए बेनिफिट है कि ये दोनों संख्याएं कभी भी चेंज हो सकती हैं। ये अंदाजन है, जब भी आपको बार बार ऐप खोलेंगे तो यहाँ पे संख्या चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग मान लीजिए अपनी HLB में गया 175 मकान मतलब भवन थे और जनगणना मकान मैंने उससे ज़्यादा दर्ज कर दिए लगभग में। इस प्रकार फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने दर्ज कर दिया। ये अनुमानित संख्या है, कभी भी चेंज की जा सकती है। तो यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है। फिर देखिए आप यहाँ पे इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी आपकी, इस प्रकार की स्क्रीन। तो इस वीडियो में हम ये सारे बटन किस काम के लिए हैं वो सारे बटन सीखेंगे। सुपरवाइजर के लिए किस काम के लिए हैं, प्रगणक के लिए किस काम के हैं। तो आइए, आपको स्क्रीन पर छोटा दिख रहा होगा, देखिए मकान सूचीकरण ब्लॉक, इसको बोलते हैं HLB। तो HLB का नंबर है ये आपका, जो आपको अलॉट हुई है, जिसमें आपको मकानों की गणना करनी है। तो यहाँ देखिए, इसको हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए और बड़ा कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बटन होते हैं, किस किस काम के लिए रहते हैं, तो ये हम एक एक करके देखेंगे। जब तक आप वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला है, ये देखिए मकान सूचीकरण की प्रविष्टि। जब हमें 34 पॉइंट की एंट्री स्टार्ट करना है तो इस बटन से करेंगे। ये डेटा अपडेट है। ये बटन कब के लिए है, जब 34 पॉइंट की एंट्री कर दी और आपने सिंक नहीं किया तब डाटा अपडेट करना है। 34 पॉइंट की एंट्री में से किसी पॉइंट में सुधार करना है तो इस बटन पर जाके कर सकते हैं। फिर देखिए, अगर डाटा सिंक कर दिया है यानी केंद्रीय सर्वर पर चढ़ा दिया है तो इस बटन पर जाके आपको 34 पॉइंट की एंट्री सुधार करने के लिए मिलेगी। सारांश देखें, आपने 34 पॉइंट की जितनी एंट्री कर दी हैं वो सब यहाँ पे सारांश के रूप में दिखेंगी। सिंक करने का बटन है ये। 34 पॉइंट की एंट्री जितनी भी आपने कर ली हैं वो अभी आपके मोबाइल में है और इस बटन पर क्लिक करने के बाद वह एंट्री सिंक हो जाएंगी, यानी केंद्रीय सर्वर CMMS पोर्टल पर वो अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद वो सेव रहेंगी, यानी अगर आपके मोबाइल डैमेज हो जाता है तो भी वो रहेंगी। पूर्ण रूप से चिन्हित करें, इस बटन को आपको तब दबाना है जब आपकी जितने मान लो 150-200 मकान दिए गए हैं वो सारे की गिनती यानी 34 पॉइंट की एंट्री उन सभी मकानों की हो जाए, तब इसको पूर्ण रूप से चिन्हित बटन को हम दबाएंगे। तो हम एक एक करके सभी चीज़ें इसमें देखेंगे। चलिए, तो हम मकान सूचीकरण प्रविष्टि को देखते हैं। ये देखिए, ये इंग्लिश में इस तरीके से लिखा आएगा और हिंदी में इस तरीके से लिखा आएगा, ये देखिए, इसलिए आपको बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से ये पेज खुल जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे लाइन नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन नंबर, पहला जो पॉइंट होगा वो होगा लाइन नंबर का। लाइन नंबर का मतलब है सरल क्रमांक। आपको मान लीजिए 200 मकानों की एंट्री करनी है और जनगणना मकान उससे ज़्यादा हो सकते हैं। मान लो 250 जनगणना मकान है तो 250 लाइन नंबर आएंगे। जितनी आप एंट्री करेंगे उतनी ही लाइन नंबर आएंगे। तो पहली एंट्री कर रहे हैं हम, तो यहाँ सरल क्रमांक, इसको समझें, सरल क्रमांक समझे। तो लाइन नंबर कितना आ जाएगा, 001। ध्यान रखें इसको आप।
तो अपने आप जो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, यहाँ पे आप टाइप नहीं कर सकते। तो ये आ गया लाइन नंबर जनरेट अपने आप हो जाएगा पहली एंट्री के लिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, भवन, ये दूसरा देखते हैं, इस वाले को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है भवन नंबर का। तो ये कैसे है, नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना संख्या आपने दी है, अगर नगर पालिका वालों ने या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा वहाँ नंबर डले हैं तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब पहली चीज़, यहाँ जो ट्रेनिंग ऐप था उसमें ये बटन नहीं आ रहा है, ध्यान रखें, सिर्फ ये बटन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जब आप असली 1 मई से स्टार्ट करेंगे तो दोनों बटन आएंगे। अब इसका काम क्या है, ध्यान रखिए, ये पहली एंट्री है, पहली एंट्री है, यानी कि तो दोहराने बटन यहाँ पर काम नहीं करेगा पहली एंट्री के लिए। तो पहली एंट्री पे आपको यहाँ पे भवन नंबर डालना है। भवन नंबर आप कैसे डाल सकते हैं, मान लीजिए 2001 डला है, या आप इसको H001 या P01 ऐसे करके कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ टाइप करके आप टाइप कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ध्यान रखें, जहाँ दर्ज करें वर्ड आ जाएगा वहाँ आप संख्या को टाइप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, हम भवन नंबर डाल देंगे। ये देखिए, तो आपने देखा तो मैंने यहाँ पे H001 डाल दिया है। तो ये कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, यहाँ अल्फ़ा न्यूमेरिकल संख्या वो ले लेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से भी डाला हो सकता है, इस प्रकार से भी डाला हो सकता है, इस प्रकार से जो भी आप डालेंगे वो यहाँ पे ले लेगा। फिर देखिए अगली बार जब पहली एंट्री, अभी तो पहली एंट्री है, जब दूसरी एंट्री करेंगे नए मकान के लिए तो नए वाले बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पिछली एंट्री के हिसाब से वो अगला नंबर जनरेट कर देगा। तो अभी तो उसमें दोहराए का बटन है, तो आप हर एंट्री नए भवन के लिए यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आगे दोनों बटन वहाँ पे आ जाएंगे, अभी सिर्फ दोहराए का बटन वहाँ पे था। तो यहाँ मान लीजिए भवन नंबर मैंने डाल दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए भवन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ये बड़ी स्क्रीन करके आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, मतलब डालना तो इसी पेज पे है, आपके मोबाइल पे ऐसी स्क्रीन प्रदर्शित होगी। तो हमारा क्या हो गया है, लाइन नंबर आ गया, भवन नंबर डल गया है, ठीक है। अब आएगा जनगणना मकान नंबर। तो जनगणना मकान नंबर भी अपने आप आएगा, जैसे लाइन नंबर अपने आप आई वैसे ही पहली एंट्री है तो आपका पहला जनगणना मकान नंबर इस प्रकार से आएगा। अब देखिए यहाँ पे जनगणना मकान नंबर, इस वाले तीसरे पॉइंट की एंट्री के बारे में समझते हैं। तो ये बड़ा करके देख लिया है। तो यहाँ जनगणना मकान नंबर, अब देखिए यहाँ पे दर्ज करें नहीं लिखा है, इसका मतलब आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, आपके दो बटन चलेंगे, दोहराएं और नया। तो जब भी आपको अगली एंट्री के लिए दोहराएं का उपयोग करेंगे तो वो यहाँ जो मकान नंबर होगा वो रिपीट कर देगा, और नए बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, नया नंबर दे देगा नई एंट्री के लिए। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए नया बटन, मैंने जैसे ही नए बटन पे क्लिक करूँगा, देखिए आप देख सकते हैं नए बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपने आप क्या आ जाएगा, 0001। जनगणना मकान नंबर हमेशा 4 डिजिट का रहता है, चूंकि लाइन नंबर 1 है और पहला जनगणना मकान नंबर है। तो जैसे ही नए बटन पे क्लिक किया यहाँ पे 0001 आ गया है। तो इसे यहाँ पे हमें देखिए, ये अब स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं, ये वाला, इसको दबाया, आप फिर से देखिए, इसको दबाएंगे तो यहाँ क्या करेगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर हम देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए अब अगले बटन पे करेंगे, 1 2 3 पॉइंट की एंट्री हो गई है, 34 पॉइंट में से 3 पॉइंट की एंट्री हो गई है। अब यहाँ हम नए बटन को क्लिक करेंगे, अगले बटन पर, ये देखिए अगला बटन है ये इसको क्लिक करेंगे अगले बटन पे, जैसे ही तो इसके बाद अगला पेज खुल जाएगा। तो अगले पेज पे अब ये पूछेगा आपसे SEID, गणना। आप किसी परिवार के पास गए, वहाँ उत्तरदाता से आपको पूछना है क्या आपने स्वगणना की है, SE सेल्फ इनुमरेशन आपने की है तो यस दबाना है, नहीं की है तो नहीं दबाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए, तो स्वगणना ID क्या होती है, स्वगणना के लिए 16 अप्रैल से लेकर 30 मई तक का टाइम दिया गया है। तो जो परिवार स्वगणना कर लेगा तो इस प्रकार से उसकी 12 अंकों की ID उत्पन्न होगी, S से शुरू होगी, S से।
तो ये आईडी हमें कोई दे देता है तो हम येस बटन पे क्लिक करेंगे और ये आईडी वहाँ डाल देंगे। तो आइए देखते हैं। और अगर वो कहता है सौगड़ना नहीं की है तो नो बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा चौथा नंबर का पॉइंट खुल जाएगा, हमारी प्रोसेस सेम रहेगी। और अगर उस पर आईडी सौगड़ना आईडी है और येस बटन पर क्लिक कर देंगे तो उसके द्वारा जो अगली प्रविष्टियां हैं उसने खुद कर रखी हैं उसको हमें चेक करना है और आगे बढ़ा देना है। तो देखते हैं हम इस आईडी पे, ये 12 अंकों की सौगड़ना आईडी होती है, सेल्फ एनुमरेशन आईडी। तो अब देखिए येस बटन को हमने क्लिक किया, आप फिर से देखें येस बटन पर क्या किया, हमने क्लिक किया क्योंकि आईडी दिख रही है। तो अब इस प्रकार का आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए एंटर अप टू 12 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हमें ये आईडी डाल देना है। आप फिर से देखिए यहाँ पे हमें 12 अंकों की सौगड़ना आईडी डाल देना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इस बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब बटन तब है जब आईडी यहाँ तक पहुँचने के बाद वो कहता है हम पे आईडी है ही नहीं, तो हम यहाँ पे स्किप बटन को क्लिक कर देंगे। तो जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप देख रहे हैं लाइन नंबर हम डाल चुके हैं, भवन नंबर भी हम डाल चुके थे, बिल्डिंग नंबर H001 डाल चुके थे, सेंसस हाउस नंबर भी डाल चुके थे। ऐसे उसके द्वारा भरी गई सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएंगी। हम इसको स्क्रीन को ऊपर करते जाएंगे तो हमें सभी 34 पॉइंट की एंट्री भरी हुई मिलेगी। हमें सिर्फ यहाँ पे या तो कैंसिल करना है या फिर एडिट करना है। कोई प्रश्न आपको 34 में से कोई प्रश्न आपको गलत लगता है तो उसे एडिट कर सकते हैं आप, है ना। और कंफर्म कर देंगे तो सभी 34 पॉइंट भरे हुए की पुष्टि हो जाएगी और वो एंट्री आपकी अपने आप पूरी की पूरी दर्ज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो अगर कैंसिल कर देंगे, देखिए अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ भरी हुई नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आपको पूरी एंट्री गलत लग रही है तो यहाँ पर कैंसिल कर दें, उसको आगे नहीं बढ़ाएं। दूसरा है ये देखिए यहाँ पे एडिट बटन है, ये देखिए एडिट बटन। एडिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एडिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये 34 पॉइंट की एंट्री एक एक करके खुलती जाएंगी। तो जो पॉइंट आपको लगेगा उसमें आप सुधार कर दें। फिर देखिए कंफर्म, तीसरा बटन है इसका कंफर्म। अगर आपने कंफर्म कर दिया तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 2 3 इस प्रकार 34 पॉइंट की एंट्री आपने कंफर्म कर दी तो वो आपके में दर्ज हो जाएगी, आपके मोबाइल के HLO ऐप में दर्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार से 3 बटन हैं, काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं। अगर यहाँ पे अब फिर से वहीं आ गए, अगर उसने पूछा कि सौगड़ना की है, सौगड़ना की है और अपन नो बटन दबाते हैं तो देखिए मान लीजिए, अच्छा दूसरी कंडीशन है येस बटन दबा दिया अपन ने येस बटन दबा दिया और यहाँ पे अपन आ गए, ये देखिए यहाँ आ गए। अब वो कह रहा है कि मेरे पास आईडी है नहीं। तो जब यहाँ वो आईडी नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्किप का बटन दबा देंगे। ये देखिए यदि ऐसी आईडी 12 अंकों की सौगड़ना आईडी है उपलब्ध नहीं है या उत्तरदाता ऐसी आईडी नहीं दिखाता है, तब ऐसी आईडी भूल गया है तो हमें स्किप का बटन दबाना है, क्योंकि डाल ही नहीं पाएंगे जब मिली नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्किप बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए स्किप बटन पर क्लिक कर देंगे तो ऐसी आईडी वाला और कोई ऑप्शन लागू नहीं होगा। तो अब देखिए अब फिर से आ गए हैं। अब देखिए ऐसी आईडी है ही नहीं तो हम किस बटन को करेंगे, नो बटन को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप ये नो बटन को क्लिक कर देंगे, मतलब चौथे पॉइंट के क्वेश्चन शुरू होने से पहले अगर वो पूछता है ऐसी आईडी है कि नहीं, तो अगर नहीं बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं क्या होगा, आपका चौथा पॉइंट आसानी से खुल जाएगा। तो ये चौथा पॉइंट आपका खुल गया है जिसमें है फर्श की जानकारी। ये छोटी स्क्रीन है इसलिए आपको बड़ी स्क्रीन करके दिखा देते हैं। ये देखिए इस प्रकार के पॉइंट रहेंगे जिसमें फर्श में प्रयुक्त सामग्री के बारे में पूछा है कि आपका जो फर्श है वो मिट्टी का बना है, लकड़ी या बांस का बना है, पक्की ईंट का बना है, पत्थर, सीमेंट, मोज़ेक, फर्श, टाइल्स आदि अन्य कोई से बना है। तो इसमें चुनने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, किसी आप मकान में गए या जनरल मकान में गए तो उसमें मान लीजिए एक गाड़ी रखने का पोर्च है वो मार्बल का बना हुआ है और अन्य उसके 4-5 कमरे हैं उसमें मान लीजिए टाइल्स लगी हैं। तो यहाँ ये देखना है कि जो ज़्यादा एरिया में ज़्यादा एरिया के फर्श में कौन सी चीज़ लगी है वही आपको दर्ज करना है। तो 5 कमरे हैं और छोटे से पोर्च में पत्थर या मार्बल लगा है तो हम मानेंगे इसमें टाइल्स, क्योंकि उसके 5 कमरे में टाइल्स लगी हैं। तो ऐसे ही आपको सभी जगह अपनाना है, अधिकतर जो चीज़ यूज हुई है उसी को लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक जनरली लिख देता हूँ
यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो मोज़ेक फर्श टाइल मैंने यहाँ पे चुन लिए हैं। फिर देखिए आपको तो यहाँ पे ये बड़ी स्क्रीन के लिए आपको बताया गया है, असली में आपको यहाँ चुनना है। तो यहाँ देखिए आपको मोज़ेक और टाइल्स चुन ली है। अब देखिए आपको क्या दबाना है, ये अगला बटन आपको दबाना है। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एक बटन है अगला, एक है पिछला, और ये है सीधे जाएं का मतलब जैसे मुझे 10 नंबर की एंट्री पे पहुंचना है तो यहाँ पे सीधे जाएं पे क्लिक करूँगा, 10 नंबर को चुन करूँगा तो 10 नंबर पे वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो आपको मोस्टली पिछला और अगला बटन ही यूज करना है। तो आपने जैसे देखा मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगले बटन को दबा दिया। ये देखिए अगले बटन को जैसे ही दबाएंगे तो हमारा 5वां पॉइंट खुल जाएगा। ये देखिए 5वां पॉइंट खुल गया है। चूँकि ये छोटी स्क्रीन है तो आइए इसे थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर देते हैं। ये देखिए तो इसमें पूछ रहे हैं दीवार, सेम चीज़ वही है। दीवार किस किस की बनी है, घास फूस प्लास्टिक पॉलीथीन मिट्टी लकड़ी आदि की बनी है। तो हम यहाँ देख लेंगे उसकी दीवार है अधिक मतलब मैक्सिमम किससे बनी है। अगर पक्की दीवार है तो वो पक्की ईंटों से मिलकर बनी होती है। तो मोस्टली ज़्यादातर उसमें पक्की ईंटें ही दर्ज करते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या कर देंगे, इसमें पक्की ईंट आपने देखा, यहाँ पर पक्की ईंट हमने चुन लिया है और यहाँ पर भी देखिए पक्की ईंट चुन लिया है। तो इस प्रकार हमारा दीवार वाला क्वेश्चन हो गया है। फिर हम जानते हैं अगले बटन पे हमको क्लिक करना है। ये देखिए अगले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 6वां पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि स्क्रीन छोटी है आइए इसको बड़ा करके देख लेते हैं। ये रहा। आप पूछ रहे हैं छत कैसी है, तो वही चीज़ करेंगे। छत जो मैक्सिमम उसमें पदार्थ यूज हुआ है, इन सभी पॉइंट से हम वही चीज़ को ज़्यादा लिखेंगे। मोस्टली जो होता है वो कंक्रीट से, अगर पक्का मकान मिलेगा तो कंक्रीट से बनी होगी। तो यहाँ पे हम उसकी जो उत्तरदाता कहेगा या जो देखते हैं उसके हिसाब से कंक्रीट चुन लिया है। तो यहाँ पे भी हम कंक्रीट भर देंगे और अगले बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए अगले बटन पे क्लिक करेंगे तो अगले बटन पे अगला क्वेश्चन खुल जाएगा। इस प्रकार आपके मोबाइल पे ऐसी स्क्रीन बार बार चलती जाएगी तो बड़ी आसानी से आपकी गणना हो जाएगी। अब आ गया 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट ये रहा, मकान के उपयोग का पता लगाएं। मतलब आवासीय मकान है, मतलब आवास से अन्य उपयोग का मतलब है आवास से दुकान, आवास से गोदाम आदि ऐसी चीज़ें, या दुकान है या कार्यालय है, स्कूल है या कॉलेज है, होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि, अस्पताल डिस्पेंसरी है, फैक्ट्री वर्कशॉप है, पूजा स्थल है, गैर ऐसे। अब देखते हैं यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं और नीचे लॉक और संस्थागत भी आ रहा है। आइए एक एक करके देखते हैं। अगर मैंने देख लिया आवास चुन लिया तो देखिए यहाँ पे भी आवास चुन लिया है तो ये चुन लिया। देखिए अब विकल्प एक, यदि विकल्प एक का चयन किया जाता है तो प्रगणक को सभी 34 पॉइंट बनने होंगे। 34 क्वेश्चन है तो सभी 34 क्वेश्चन उसको भरना पड़ेंगे और वास्तविक उपयोग दर्ज करें वाला फील्ड यहाँ निष्क्रिय रहेगा। ये वाला देखिए ये अभी निष्क्रिय है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा। जो वाला वास्तविक उपयोग दर्ज करें, वास्तविक उपयोग दर्ज करें, ये काम नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि हमने आवास सुना, अब देखिए आवास के यहाँ पे देखिए लॉक है संस्थागत, दो चीज़ आ रही है। ये देखिए इसको देखते हैं, लॉक और संस्थागत। यहाँ देखिए आप लॉक और संस्थागत, इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो आवासीय चुन लिया हमने। अब हमको पड़ोसी ने बता दिया यहाँ रहने योग्य मकान है पर ये लॉक है, ताला डला है, तो हम क्या कर देंगे, इसको लॉक पे चिन्ह पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देखो लॉक पे क्लिक कर दिया है। लॉक पे क्लिक करने के बाद आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है। इसके आगे भाई लॉक है तो परिवार नहीं है, परिवार नहीं है तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। इसको आप बाद में जाके लॉक वाले मकान को बाद में कभी भी एडिट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, यदि जनगणना मकान बंद पाया जाता है तो लॉक है विकल्प पर टिक करें। इसके बाद सभी आगे की प्रविष्टियां छोड़ दी जाएंगी। आपको प्रश्न संख्या 34 यानी मोबाइल नंबर पर ले जाएगा। मतलब यहाँ लॉक बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधी बीच की एंट्री सारी गायब, सिर्फ मोबाइल नंबर मांगेगा। तो मकान लॉक है तो आप अड़ोस पड़ोस से उस मकान मालिक या किसी सदस्य का नंबर लेके यहाँ दर्ज कर सकते हैं और अगर अवेलेबल नहीं होता तो बिना दर्ज किए भी सबमिट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं संस्थागत का। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। अगर आपने दूसरा पॉइंट दबाया, आपने दूसरा पॉइंट दबाया, ये देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा। अब दूसरे पॉइंट के बारे, आवास है अन्य उपयोग, यानी एक ऐसा मकान है जो उसमें रह भी रहा है और नीचे दुकान चला रहा है। तो इस ऑप्शन को हम चुन सकते हैं। तो इसमें देखते हैं विकल्प 2 चयन करते हैं, आवास है अन्य उपयोग। तो विकल्प 2 में दर्ज किया गया है तो वास्तविक उपयोग दर्ज करें, भरें और अगली स्क्रीन पर जाएं। प्रगणक को सभी 34 प्रश्न भरने होंगे। तो यहाँ वास्तविक उपयोग वाला ये रहा। तो अगर इस ऑप्शन को चुनते हैं तो वास्तविक उपयोग यहाँ पर देखिए इस वाले पे ऐसे भरना पड़ेगा, आवास है किराने की दुकान।
मतलब रह भी रहा है, किराने की दुकान भी चला रहा है, ऐसे यहाँ आपको लिख देना है। चलिए अब देखते हैं। अब लॉक है संस्थागत में, अगर इस कंडीशन में भी देखिए दोनों चीज़ें काम करेगी, लॉक है तो लॉक, संस्थागत परिवार है तो संस्थागत। अब देखिए यदि संस्थागत परिवार है, जैसे हॉस्टल है, मतलब वृद्धाश्रम है, तो ऐसा कोई परिवार मिल गया, तो यह चेकबॉक्स केवल तब सक्रिय होगा जब दो विकल्प चुनेंगे। अगर दो विकल्प चुनने हैं तभी संस्थागत परिवार वाला बटन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये चीज़ बताई गई है इसमें, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। ऐसे यहाँ पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे क्लिक कर दिया है, या बड़ी स्क्रीन के चक्कर में आपको यहाँ दिखा रहे हैं, वैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए यदि परिवार संस्थागत है तो संस्थागत पर टिक करें और आगे बढ़ें। इस स्थिति में आपको केवल प्रश्न संख्या 11 तक की प्रविष्टियां करनी होंगी। ऐप स्वतः ही प्रश्न संख्या 9 में परिवार क्रमांक में, प्रश्न संख्या 9 क्या है, परिवार क्रमांक, उसमें अपने आप ही ट्रिपल लाइन लिख देगा। जैसे ही आप संस्थागत परिवार पर टिक कर देंगे तो आपको 11 तक की एंट्री करना पड़ेगी। 11 के बाद 12, 13, 14 से लेकर 34 प्रश्नों की एंट्री आपको नहीं करना है, और 90 प्रश्न में वो अपने आप ट्रिपल लाइन लिख देगा। ये आपको इसमें बताया गया है। चलिए अब देखते हैं इसी है संस्थागत परिवार क्या होते हैं, ये थोड़ा समझ लें क्योंकि सेंसिटिव मैटर है। आवास है वृद्धाश्रम, आवास है छात्रावास, आवास से बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग हाउस, पुनर्वास गृह, जेल, सह लॉज, सह आश्रम, अतिथि गृह, कुष्ठ गृह, ये सब संस्थागत परिवार के उदाहरण हैं। तो अब देखिए कई स्थिति मामलों में आप पाएंगे कि डाक बंगला, धर्मशाला, होटल, आश्रम, नर्सिंग होम आदि का के उपयोग केवल अस्थायी निवास के रूप में या यात्रा के दौरान ठहरने के लिए किया जाता है, और इन स्थानों में रहने के लिए व्यक्ति संस्थागत परिवार की परिभाषा पर खरे नहीं उतरते। मान लो टेम्परेरी है, कोई लॉज खुला है, आश्रम खुला है, वहाँ कभी कभी लोग रहने आते हैं 1 या 2 दिन, तो उसे हम संस्थागत परिवार नहीं मानेंगे। ऐसे सभी मकान जहाँ इस प्रकार की संस्थाएं स्थित हैं उन्हें पूर्णतः गैर आवासीय, उनको क्या दर्शाएंगे अब, गैर आवासीय। और गैर आवासीय ये फायदा है कि आगे की एंट्री 34 पॉइंट की एंट्री नहीं होती है कि दर्ज किया जाएगा। इस मामले में उचित कोड चुनने के बाद केवल संस्था का प्रकार और नाम ही दर्ज करना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही दर्ज करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है कब संस्थागत परिवार होगा, यदि वो रजिस्टर्ड है और मतलब लंबे समय तक वहाँ पर लोग निवास करते हैं और रहते हैं, तो उसे रजिस्टर्ड है तो संस्थागत परिवार माना जाएगा। चलिए अब थोड़ी और देख लेते हैं। हालांकि यदि किसी संस्था में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों का समूह पाया जाता है, एक ऐसी संस्था में गए वहाँ सामान्य रूप से व्यक्ति रह रहे हैं, उन्हें संस्थागत परिवार माना जाएगा। यानी सामान्य रूप से रह रहे हैं मतलब महीने, 2 महीने, 3 महीने, मतलब साल भर तक रह रहे हैं, तो उसे संस्थागत परिवार माना जाएगा। और उस जनगणना मकान का उपयोग आवास से डाक बंगला, आवास से धर्मशाला, मतलब धर्मशाला भी है और रह भी रहे हैं लोग, तो उस रूप में किया जाएगा। संस्थागत परिवार और संस्था दोनों अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अब हमने पॉइंट पाए आते हैं। संस्थागत परिवार ये रहा। अब यहाँ पे ये हमने बता दिया आपको कि किस प्रकार के होते हैं संस्थागत परिवार। तो 7 नंबर के पॉइंट में तो अब देखते हैं हम, ये देखिए, तो इस 2 नंबर के पॉइंट को, जब संस्थागत परिवार की एंट्री होगी तो 2 नंबर के पॉइंट को आपको चुनना पड़ेगा। तो इसको हमने चुन लिया है, इसको चुन लिया है। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक उपयोग इसका दर्ज कर देंगे, किस प्रकार का है, आवास से वृद्धाश्रम है, तो वास्तविक संस्थागत परिवार का वास्तविक उपयोग यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे हम क्या टिक कर देंगे, संस्थागत है, ये चेक बॉक्स तब काम करेगा जब विकल्प 2, ये 2 नंबर का विकल्प हम चुनेंगे तभी ये संस्थागत परिवार का बटन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये रहा, तो इसमें हम संस्थागत पर क्लिक कर देंगे, तो इसमें प्रश्न संख्या 11 तक एंट्री होगी, और प्रश्न जो 9वां प्रश्न होगा उसमें ट्रिपल लाइन ले लेगा, उसके बाद कोई भी एंट्री हमें नहीं करनी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हम चुनते हैं। अब देखिए ये पूरा जो अंडरलाइन किया है यहाँ देख सकते हैं। यदि मैंने दुकान कार्यालय चुना, ये देखिए, अब यहाँ से हम कोई भी पॉइंट चुनते हैं तो हमें सभी 34 पॉइंट की एंट्री नहीं करनी है, ध्यान रखें इसमें। 3 से लेकर यहाँ 9 तक। तो अब देखते हैं, मान लीजिए मैंने 3 नंबर चुन लिया जो दुकान या कार्यालय है, तो हमें यहाँ देखिए ये रहा, दुकान कार्यालय चुन लिया। अब देखिए यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं हम, विकल्प 3 से लेकर 9 तक, यदि हम विकल्प 3 से लेकर 9 में से कोई भी दर्ज करते हैं, दुकान, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, होटल, लॉज, गेस्ट, अस्पताल, डिस्पेंसरी, फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कसेट, पूजा स्थल, अन्य गैर आवासीय उपयोग, अगर हम ये दर्ज करते हैं और उसका वास्तविक उपयोग अंकित करें, यहाँ पे उसका वास्तविक उपयोग लिख दें,
इस स्थिति में आगे कोई भी प्रविष्टि नहीं होगी। अगर इन इतनी सारी चीज़ों में से ध्यान रखें, नहीं सॉरी, इतनी सारी चीज़ों में से अगर हम कोई भी दर्ज करेंगे तो सभी 7 नंबर के बाद कोई भी एंट्री नहीं करना पड़ेगी प्रगुणक को। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखें। तो ये आपको एक एक करके चुन के दिखा रहे हैं इसमें क्या है। तो यहाँ लिख दिया मैंने भाई, दुकान है या कार्यालय है, किराने की दुकान या BSNL का ऑफिस है, कार्यालय है तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीधा ऐसा अगला कोई भी बीच के पॉइंट के 7 नंबर के बाद सीधा 34 नंबर का पॉइंट खुल जाएगा, ये देखिए। और यहाँ इस पर डार्क सा होगा, आप मोबाइल नंबर भी नहीं भर पाएंगे, यानी कुछ भी नहीं बनना है हमें। कब कब? जब 3 से लेकर 9 तक के इसमें से चुनते हैं तब। तो अब देखिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए। अब देखिए अगला देखते हैं। अब स्कूल कॉलेज चुन लेंगे तो हम स्कूल कॉलेज के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ वास्तविक पे मतलब लिख देंगे काय का कॉलेज है, स्कूल है कि कॉलेज वगैरह है, क्या है, उसका नाम लिख देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब फिर वही करेंगे, कोई भी एंट्री नहीं करना, इस स्थिति में आगे कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। वास्तविक उपयोग जरूर लिखना है यहाँ पे। अगर देखते हैं, यदि जनगणना मकान शैक्षणिक संस्था या प्रेक्षण केंद्र के रूप में किया जा रहा है तो बिना किसी ठहरने की सुविधा या अन्य आवासीय उपयोग के, तो कोड 4 चुने, तो 4 चुन लेंगे ये वाला। और शैक्षणिक संस्थान का प्रकार दर्ज करें, तो प्रकार दर्ज कर दिया है, तो चलिए ये हो गया है। अब 5 चुनेंगे, होटल या वो लॉज, तो होटल लॉज का ये लिख दिया उदाहरण, ऐसे करके यहाँ पे वास्तविक उपयोग लिख दिया। सेम वही चीज़ चल रही है यहाँ पे कि 3 से 9 तक दर्ज करेंगे तो कोई भी आगे एंट्री नहीं होगी। यदि किसी जनगणना मकान का अस्थायी ठहराव या यात्रा के दौरान रहने के लिए उपयोग किया जा रहा है, जैसे कोई होटल है सिर्फ अस्थायी ठहराव के लिए किया जा रहा है, बाकी रात को बंद रहता है ना, तो वहाँ कोई व्यक्ति सामान्य रूप से निवास नहीं करता, तो कोड 5 चुने, है ना। तो इस हिसाब से इसको चुनना है और उसका वास्तविक उपयोग दर्ज करें। अब ऐसे 6 चुन लेंगे। अस्पताल और डिस्पेंसरी, तो काय का अस्पताल है, के मेमोरियल अस्पताल है, माधव डिस्पेंसरी, ऐसे करके यहाँ पे दर्ज कर देना है। इस स्थिति में भी क्या होगा, कोई पॉइंट एंट्री दर्ज नहीं होगी। 7 चुनेंगे तो यहाँ पे लिख दिया है फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लास्टिक की फैक्ट्री है, कार वर्कशॉप है, मैकेनिकल वर्कशेड है, ऐसे यहाँ पे वास्तविक उपयोग लिख देंगे। चलिए, तो सेम 3 से 9 तक चुना है, 3 से 9 तक की एंट्री है, मतलब कोई भी आगे एंट्री नहीं होगी। और देखते हैं, अगर हम पूजा स्थल चुनते हैं तो पूजा स्थल यहाँ पे लिख दिए। पूजा स्थल अगर इस पर क्लिक करेंगे पूजा स्थल पर, तो यहाँ लिख देंगे काय का पूजा स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है आदि, इनमें से क्या है। तो इसमें भी क्या होगा, आगे कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब देखिए अन्य गैर आवासीय उपयोग, ये अन्य गैर आवासीय उपयोग मान लो गोदाम है, कोई बिल्डिंग गोदाम के रूप में उपयोग हो रही है, तो मतलब गैर आवासीय उपयोग है, या दुकान है तो भी गैर आवासीय उपयोग है। तो यहाँ पे उसका वास्तविक उपयोग लिख देंगे, गोदाम के रूप में उपयोग, ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो वही 3 से लेकर 9 तक की एंट्री है, 3 से लेकर 9 तक की एंट्री है, तो कोई भी बाद में एंट्री नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे बताया गैर आवासीय उपयोग ये हैं सब, सामुदायिक केंद्र हुआ, सिनेमाघर हुआ, क्लब, रंगमंच, कला मंदिर, व्यायामशाला, स्टेडियम, संग्रहालय, ऐसी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्या होगी, गैर आवासीय उपयोग में काउंट की जाती हैं। तो अब चलते हैं आगे। अगर मैं यहाँ पे देखिए खाली चुनता हूँ, अब आ गया, अब देखिए खाली लास्ट वाला ऑप्शन मैंने चुना जिसका कोड 0 है, तो देखिए यहाँ खाली चुना, तो यहाँ पे हमें उसका वास्तविक उपयोग लिख देंगे, क्यों खाली है। यदि विकल्प 0 खाली चुना जाता है, यदि विकल्प चुना गया है तो वास्तविक उपयोग दर्ज करें, अगले पर क्लिक करें, आगे कोई भी प्रविष्टि नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी अगले 34 पॉइंटों की। तो यहाँ पे हम वास्तविक उपयोग दर्ज कर देंगे, किराए के देने के लिए खाली है, या निर्माण के लिए खाली है, या किसी अन्य वजह से खाली है, तो यहाँ पे हम असली दर्ज कर देंगे, तो वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं कि मरम्मत के लिए खाली है वगैरह, अधूरा है, खाली है, निवासी यात्रा तीर्थ यात्रा पर गए हैं तो इसलिए इसे खाली नहीं माना जाएगा। ऐसे मामले में मकान का वास्तविक उपयोग अंकित करें और उल्लेख करें कि निवासी तीर्थ यात्रा पर है, ऐसा लिखते हैं वहाँ पे। उदाहरण के लिए मकान बंद, निवासी तीर्थ यात्रा पर है। यदि इस किसी सदस्य का नंबर मिल जाता है पड़ोसी से तो ठीक है, यदि ना हो तो अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। पड़ोसी का मोबाइल नंबर दर्ज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखें। अब अगले चलते हैं, अगला पॉइंट हो जाएगा इस तरीके। अब देखिए यहाँ पे अब स्टार्टिंग से आ गया है, मैक्सिमम जो केस होंगे वो आवास के होंगे। तो अब आया था सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद, चूंकि 8वें पॉइंट पे जाना है तो कोई ना कोई पॉइंट चुनना है, तो हम यहाँ पे आवास चुन लेते हैं। तो मान लीजिए आवास चुन लिया, ये आवास चुन लिया। अब देखिए यहाँ पे
विकल्प एक का चयन किया है तो सारे 34 पॉइंट बनने हैं। तो विकल्प एक चुन लिया है। कैसा मकान की स्थिति कैसी है? आवासीय है। तो यहाँ पे सभी 34 प्रश्न भरने होंगे जब हम ये पहला पॉइंट चुन लेते हैं, पहला कोड चुन लेते हैं प्रश्न नंबर 7 का। चलिए अगला देखते हैं अब। तो वास्तविक उपयोग यहाँ पर दर्ज कर देंगे। चलिए अगले बटन पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको जूम करके दिखाते हैं, ये रहा इस प्रकार से। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, यानी कोई मरम्मत की आवश्यकता नहीं है तो अच्छी चुनेंगे। और रहने योग्य यानी थोड़ी बहुत मरम्मत करके उसका बढ़िया रहने योग्य बनाया जा सकता है तो दूसरा चुनेंगे। जीर्ण शीर्ण मतलब रहने योग्य नहीं है, कभी भी इमारत या भवन गिर सकता है या गिरने की स्थिति में है तो हम इसे चुनेंगे। तो ये आपको कोई कठिन नहीं है, तो इसे आप भर लें। जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाएं। जैसे 7वें पॉइंट में अगर हमने आवास और आवास से अन्य उपयोग लिखा है तो ये आवास और आवास से अन्य, 7वें पॉइंट में आवास चुना है तो ये होगा। यदि 7वें प्रश्न में कोड 1 या 2 चुना गया है, 1 या 2 विकल्प में से, तो इस जगह जनगणना मकान की स्थिति के अनुसार विकल्प चुने। अगर 1 या 2 कोड नहीं चुना होगा तो ये बटन 8वां पूछेगा ही नहीं आपसे। ये इतना बताया है। मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने अगर पहला कोड और दूसरा कोड चुना है तो ही ये 8वां प्रश्न आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये इसलिए बताया गया है। तो हमने यहाँ पे चुन लेते हैं। संस्थागत परिवार इस प्रश्न के दायरे में शामिल नहीं होंगे, मतलब बता दिया है। अगर 1 और 2 ही पॉइंट चुनेंगे, संस्थागत परिवार चुन लिया है, अगर संस्थागत परिवार चुन लिया तो भी ये पॉइंट आपके सामने नहीं आएगा 8वां। तो हम मान लिया कि पहला पॉइंट चुना है इसलिए आ गया है, तो इसे हम चुन लेते हैं अच्छी। तो ऐसे करके अच्छी और अगले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आ जाएगा आपका 9वां पॉइंट। आपको स्क्रीन थोड़ी बड़ी करके दिखाते हैं इसमें। ये देखिए एक एक करके, ये 9वां पॉइंट है, ये 10वां है और ये 11वां है। तो परिवार क्रमांक, आइए इसको बड़ा करके आपको दिखाते हैं। परिवार क्रमांक देखिए यहाँ दर्ज करें कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक जनरेट होंगे अपने आप। जैसे आप पहली एंट्री कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो परिवार क्रमांक है, अगर आवासीय दिखा रहे हैं, आवासीय कई सारे ऑप्शन थे, आवासीय गैर आवासीय, तो आवासीय दिखा रहे हैं तो उसको मतलब परिवार रह रहा है, तो परिवार रह रहा है तो उसका क्रमांक वो अपने आप यहाँ पर दर्ज कर देगा। तो पहला परिवार है इसलिए इसमें 001 दर्ज कर दिया है। अब देखते हैं, तो ये हमारा दर्ज हो गया है। अब इस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, आइए इस क्वेश्चन को आपको बड़ा करके दिखाते हैं। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप मैंने 4 दर्ज कर दिया है, तो इसको यहाँ पे हमें 4 दर्ज कर देने हैं। तो ये भी एंट्री होगी 9 नंबर की, ये भी होगी 10 नंबर की। तो और देखते हैं अब तीसरा ये पॉइंट देखते हैं 11वां, परिवार के मुखिया का नाम, यहाँ नाम दर्ज करें। तो परिवार के मुखिया, आपको ध्यान होगा जो ट्रेनिंग में आपको बताया गया होगा, परिवार का मुखिया घर में से बड़ा बूढ़ा जवान कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो परिवार ने उसे मान्यता दी है और परिवार की जिम्मेदारियों को वो निभा रहा है, डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे उसको दर्ज कर दें। मान लीजिए मैंने मनोहर दर्ज कर दिया, तो यहाँ पे मनोहर दर्ज कर दिया है। अब यहाँ पर फिर से अगले बटन पर क्लिक करेंगे हम। ये देखिए आप अगले बटन पर क्लिक कीजिए तो हम 11वीं एंट्री के बाद 12वीं एंट्री पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए ये आ गया, 12वीं एंट्री पे आ गया है। आइए इसको आपको जूम करके बड़ा करके दिखाते हैं। ये रहा, 12वीं में लिंक पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन परिवार के मुखिया से संबंधित है। मुखिया की जेंडर क्या है, लिंग क्या है, पुरुष स्त्री या थर्ड जेंडर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि मनोहर नाम दिया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुष। तो हम पुरुष चुन लेंगे। पुरुष चुनने के बाद देखिए अब 13वें नंबर के पॉइंट पे जाएंगे। अब ये 13वें नंबर का पॉइंट, आइए इसको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए सिर्फ ये पूछा गया है एससी और एसटी, एससी और एसटी, सिर्फ एससी और एसटी या अन्य। तो अगर एससी जाति का है तो इसे चुने, अनुसूचित एसटी जाति का है तो इसे चुनना है। और इसके अलावा कुछ भी हो, जनरल, ओबीसी या अन्य, तो सब वो अन्य में आएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ दी है, अनुसूचित जाति वाले केवल हिंदू धर्म के हो सकते हैं, सिख धर्म के हो सकते हैं, बौद्ध धर्म के हो सकते हैं। कौन से, एससी वाले। और एसटी वाले किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ध्यान रखिए वो कह रहे हैं एसटी। तो बस इतना उसने मतलब जो आपको पुस्तिका दी है जनगणना की उसमें क्लियरली मेंशन्ड है ये, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और एक यहाँ पे देखिए ये दिया अनुसूचित जाति जनजाति सूची देखने के लिए, यानी कौन सी कास्ट किस मध्य प्रदेश में किस जाति वगैरह में आती है। तो इस पर क्लिक करके वो सारी लिस्ट आपको दिख जाएगी, उससे आप कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए मैंने अन्य पे क्लिक कर दिया, यानी वो सज्जन या उत्तरदाता
SC और ST में से नहीं है, तो अन्य पे हम चुनेंगे। तो अन्य चुन लिया है, ये आप देख सकते हैं। फिर अगले बटन पे अब इसे लिस्ट देखने के लिए क्लिक करना है, जिससे PDF खुल जाएगी इस प्रकार। अब हम अगले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया। यहाँ देख सकते हैं 14 नंबर का प्रश्न आ गया है। 14 नंबर के प्रश्न पर क्लिक करेंगे तो आपको जूम करके दिखाते हैं इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। तो अपना है, किराए का है, परंतु अन्य कोई दूसरी जगह मकान नहीं किराए का है, अपना कोई मकान नहीं है, या अन्य कोई, इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो अधिकतम केस में आपको अपना वर्ड मिलेगा। तो आप देखिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं 15वां। यह आ गया, रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, रसोई कमरों की संख्या में रसोई घर को शामिल नहीं करना है, स्नान घर को शामिल नहीं करना है, शौचालय कोठरी स्टोर रूम के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो उसको भी शामिल नहीं करना है, गलियारा बरामदा बना है थोड़ा सा, उसको भी कमरे के रूप में नहीं गिना जाना है। बाकी किसको सब कमरा, सोने वाले कमरा, डाइनिंग खाने वाला कमरा, ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष आदि सभी को ले जाना है। इसमें आपको एक ध्यान रखना है, अगर एक कमरा है और उसी को एक व्यक्ति दुकान, उसी में दुकान चला रहा है, उसमें रह ही रहा है, तो कमरों की संख्या 0 आएगी। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है, मान लीजिए 3 कमरे हैं और 2 परिवार रह रहे हैं, तो एक कमरा एक परिवार स्वतंत्र रूप से उपयोग कर रहा है ना, दूसरा परिवार तीसरे कमरे को स्वतंत्र रूप से उपयोग कर रहा है, और एक दूसरे नंबर का जो कमरा था वो दोनों बैठक के रूप में साझा उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनके जो कमरों की संख्या है, जो साझे वाला कमरा है उसको नहीं गिना जाएगा, इसलिए वहाँ पर कमरों की संख्या 2 हो जाएगी। तो ये भी आपको ऐसे कंडीशन आपके नियमावली में दी है, उसे आप अच्छे से पढ़ लें। अगर हाँ एक कमरा है और 2 परिवार उसके अंदर रह रहे हैं, तो इस स्थिति में ही कमरों की संख्या 0 मानी जाएगी। तो इन कंडीशनों को ध्यान रखते हुए आप भरें। तो मान लीजिए इसमें कमरों की संख्या मैंने 3 भरती है, तो यहाँ 3 भर देंगे। और फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इसको जूम कर लेते हैं। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। तो विवाहित दंपति मतलब शादीशुदा जोड़ा, तो इसमें भी कंडीशन है, तो यहाँ पे हम भर देंगे। तो इसमें कंडीशन है विवाहित दंपति, तो यहाँ लिव इन में रहने वाले यानी बिना शादी में रहने वाले परिवार को भी दंपति के रूप में, यानी पति पत्नी को दंपति के रूप में माना जाता है, माना गया है नियम के अनुसार, जनगणना नियम के अनुसार माना गया है। एक कंडीशन और है, यदि एक पति है और उसकी 2 पत्नी है, तो यहाँ पर दंपति की संख्या 2 मानी जाएगी, क्योंकि पत्नियों की संख्या के आधार पर दंपति की संख्या मानी गई है जनगणना नियम के अनुसार। और अगर एक पत्नी 2 पति हैं तो पत्नी एक ही हुई, तो इस कंडीशन में दंपति 1 मानी जाएगी। तो इसको ध्यान रखें। तो यहाँ जनरली जो भरते हैं वो 1 भर देते हैं, तो यहाँ पर हमने 1 दंपति भर दी। अब अगले बटन पर देखिए आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पेयजल का मुख्य स्रोत। अब यहाँ पे आएगा, देखिए पेयजल का मुख्य स्रोत। पेयजल पीने का पानी, ध्यान रखें, नहाने का पानी नहीं, किचन वाला पानी नहीं, पीने का पानी की बात हो रही है, उसका मुख्य स्रोत। तो आपको जो किताब मिली है उसमें अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें आपको देखना है नल के उपचारित स्रोत। उपचारित स्रोत का मतलब है जो स्थानीय प्राधिकरण है या कोई संस्था है उसके द्वारा जो पानी को शुद्ध करने के लिए जो मानक अपनाए जाने चाहिए, उन मानकों को पालन करके या ब्लीचिंग पाउडर डाल के, क्लोरीन डाल के उस पानी को शुद्ध किया गया है, तो यानी सरकारी संस्था के द्वारा, और आपको नल के माध्यम से घर तक पहुंचाया गया है, तो वो उपचारित स्रोत में आते हैं। अनौपचारित स्रोत में बाकी सब आ गए। तो ऐसा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, तो किस हिसाब से चुनना है वो चीज़ें आपको डिटेल में वहाँ दी गई हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, तो मैक्सिमम क्या होता है सभी की यहाँ पे शहरों में नल से, यानी जो स्थानीय प्राधिकरण है उसके द्वारा सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे हम पहला भर देंगे। अगला देखते हैं, यहाँ अगले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। क्या आ गया, पेयजल की उपलब्धता। आइए इसे जूम कर लेते हैं। पेयजल की उपलब्धता, पीने वाले पानी की उपलब्धता, परिसर के अंदर, परिसर के निकट और दूर। तो यहाँ देखते हैं अर्थनगर शहर में 100 मीटर का दायरा, आपका जो भवन है उसकी जो बाउंड्री है यानी परिसर है, उससे अगर 100 मीटर के अंदर है तो हम बोलेंगे परिसर के निकट है। और आपकी परिसर या बाउंड्री के अंदर है, नल लगा हुआ है, तो हम क्या कह देंगे, परिसर के अंदर है। और 100 मीटर के अंदर है तो शहर में 100 मीटर की रेंज है परिसर के निकट के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर है।
तो उसे मानेंगे हम परिसर के निकट है। और दूर तो मतलब इन दोनों रेंज से दूर चला गया तो वो दूर है। तीसरा कोड भरा जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं। इसमें पहला भर दिया है, ज़्यादातर परिसर के अंदर होते हैं। देखिए पहला कोड चुन लिया है। फिर देखिए यहाँ पे अगला बटन पर क्लिक करना है। चलिए अगले बटन पर क्लिक करने के बाद 19 नंबर का क्वेश्चन आ गया। प्रकाश का स्रोत। प्रकाश आपके मकान में मतलब लाइट से क्या क्या जलता है ये नहीं पूछ रहे। लाइट रोशनी किस चीज़ से हो जाती है? तो बिजली कनेक्शन से होती है, मिट्टी का तेल जलाते हैं तो होती है, सौर ऊर्जा सूरज की ऊर्जा से होती है, अन्य तेल से होती है, अन्य से होती है, प्रकाश रहित। इस प्रकार आप कोड चुन लें तो बिजली मैक्सिमम भर देंगे ऐसे। फिर अगले बटन पे क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा इस प्रकार। ये देखिए शौचालय की सुलभता। आपके यहाँ शौचालय है और नहीं, नहीं है तो ये भरें, और हाँ है तो इन तीन में से एक बनना है। तो देखिए केवल परिवार के लिए शौचालय है कि अन्य 2-3 परिवार रहते हैं वो आपस में साझा करते हैं, या फिर सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम जो केस होगा, अब आज के ज़माने में सबके स्वतंत्र शौचालय बन चुके हैं। तो इस प्रकार हम कोड 1 चयन कर देंगे, अगले प्रश्न पर क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है इस प्रकार से। ये देखिए ये जूम करके दिखा रहे हैं आपको, ये आ गया है। तो शौचालय का प्रकार मतलब प्लस शौचालय मतलब जो सीट होती है सीट होती है पॉलिश वाली। तो अगर वो इस प्रकार का शौचालय है तो इसमें से तीनों में से बनना है। 2 गड्ढा शौचालय है तो इन दोनों को बनना है। स्लैब के साथ मतलब ढक्कन वाला गड्ढा हो और ये ढक्कन के बिना हो। ऐसे ही एक गड्ढा वाला हो तो ढक्कन के साथ और ढक्कन के बिना, ऐसे करके। तो ये कोड आपको डिस्क्राइब किए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है। तो इसमें से हम मान लीजिए, तो यहाँ पर हम देखिए पाइप सीवर पद्धति को चुन लेंगे, पहला कोड अंकित कर देंगे और अगले बटन पे क्लिक करेंगे। तो अगले बटन पे क्लिक करने का अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 22। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है? गंदे पानी से मतलब होता है ये किचन या स्नान वाला पानी, इसमें शौचालय वाला पानी सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो ये किससे आपको निकाला जाता है, निकासी है। तो हम ज़्यादातर ढकी नाली से ढकी नाली चुन लें। तो हम ढकी नाली चुन लिया है, खुली नाली से तो खुली को चुने, और किसी भी नाली से नहीं मतलब ओपन एरिया में बह रहा है तो इसको चुनना है, तीसरे कोड को। तो हमने 1 नंबर कोड चुन लिया है, अगले बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अगले बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा, परिसर के अंदर स्नान की सुविधा। तो स्नानघर है तो मतलब स्नानघर पहला कोड अंकित कर देंगे। छत के बिना बना है मतलब चारों तिरपाल डाल लेते हैं, साड़ी बांध लेते हैं, ऐसे बांध देते हैं तो दूसरा कोड आएगा उसमें। और नहीं है तो इसको भर देंगे। तो ज़्यादातर अब स्नानघर हैं तो स्नानघर भर दिया है। अगले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब 24 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। तो रसोई घर या एलपीजी और पीएनजी। पीएनजी होता है पाइपलाइन वाला कनेक्शन। तो रसोई घर, पहले तो रसोई घर है कि नहीं? ठीक है, रसोई घर नहीं है मतलब घर के भीतर खाना बनाते हैं, खुले या खुले बनाते हैं, इनमें से एक चुनना है हमें। तो यहाँ एलपीजी कनेक्शन है, उपलब्ध है, तो हमें इस कोड को चुन रहे हैं उत्तरदाता के अनुसार। आप जैसा उत्तरदाता बोलेगा उसके अनुसार आपको कोड चुनना है। तो यहाँ इसको चुन लेंगे और फिर इसको चुन लेंगे, फिर अगले बटन को हम क्लिक करेंगे। देखिए चलिए आगे चलते हैं। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। अब खाना वो किससे बनाता है? अगर पिछले क्वेश्चन में एलपीजी चुना है तो यहाँ एलपीजी कनेक्शन आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं एलपीजी कनेक्शन। तो आप अन्य चीज़ें तो अन्य चीज़ें भी भर सकते हैं। तो एलपीजी कनेक्शन, अब अगले बटन पे हम क्लिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, रेडियो ट्रांजिस्टर। अब देखिए अगर है रेडियो ट्रांजिस्टर है कि नहीं। परंपरागत रेडियो सेट, अगर परंपरागत रेडियो सेट उस पर उपलब्ध है, भले ही अभी यूज़ नहीं कर रहा है पर है, तो हम पहला कोड अंकित करेंगे। दूसरा मोबाइल और स्मार्टफोन पर, मोबाइल स्मार्टफोन पर क्या होता है आप देखना होगा, ये ऑल इंडिया रेडियो उस पर डाउनलोड किया जा सकता है। इस प्रकार कई ऐप के माध्यम से रेडियो ट्रांजिस्टर मोबाइल और स्मार्टफोन पर चलाए जा सकते हैं। तो रेडियो को मोबाइल स्मार्टफोन में उपलब्ध माना जाएगा। तो अगर ये परंपरागत रेडियो नहीं है और मोबाइल स्मार्टफोन है तो उसमें भी वो उपलब्ध माना जाएगा, ध्यान रखें इसे। अन्य किसी उपकरण पर, तो अन्य कोई उपकरण है मतलब कार में डेक के माध्यम से भी सुनते हैं एफएम वगैरह पे, तो वो अन्य उपकरण में आएगा। इस प्रकार ये चीज़ें हैं, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और हाँ, अगर रेडियो भी है किसी के पास और मोबाइल स्मार्टफोन भी है तो रेडियो ही दर्ज करना है। चलिए हम इसको टिक करते हैं। मान लीजिए ज़्यादातर जो केस आएंगे वो दूसरे पॉइंट पे आएंगे, तो हम दूसरा पॉइंट चुन के अगले बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए तो ये आ जाएगा। अब देखते हैं टेलीफोन या टेलीविज़न।
तो देखिए, जो टेलीविज़न आपके यहाँ है कि नहीं, हाँ और ना, तो पहले वो तय कर लेना है। अगर है तो उसमें फ्री डिश वाला चला रहे हैं कि अन्य DTH सर्विस, एयरटेल, डिश टीवी वगैरह। केबल कनेक्शन, जो एक एरिया में केबल ऑपरेटर होता है वो अपनी तार की लाइन बिछा के करता है, तो ये हो गया। अन्य कोई, तो अन्य कोई में डालेंगे। तो ऐसे इसमें चुन लेना है। तो ज़्यादातर फ्री डिश चल रही है मेरे अनुसार, तो ये मैंने पहला कोड चुन लिया है। आप अपने उत्तरदाता के अनुसार इसे भरें। अगले बटन पर क्लिक करें तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जो होगा 28, इंटरनेट की सुविधा। तो अब इसमें देखते हैं हम इंटरनेट की सुविधा। आप इंटरनेट लैपटॉप या कंप्यूटर से चलाते हैं, एक डोंगल आता है जिसे आप लैपटॉप में कनेक्ट कर लेते हैं, उससे आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो पहला कोड चुनें। मोबाइल स्मार्टफोन में आप रिचार्ज कराते हैं, उसमें इंटरनेट के उपयोग कर रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट चुनें। किसी अन्य उपकरण डिवाइस में आप वाईफाई आदि अन्य किसी उपकरण के द्वारा चलाते हैं, तो इसे चुनें। और नहीं इंटरनेट की सुविधा है तो नहीं कराएं। अब इसमें कंडीशन है, यदि आपको पड़ोसी का यहाँ वाईफाई लगा है, उसके नेट का उपयोग आप कर पा रहे हैं, तो उसे भी उपलब्ध माना जाएगा अन्य उपकरण में। चलिए ये हो गया है। तो इसमें हम दूसरा ज़्यादातर चलते हैं, ज़्यादातर मोबाइल और स्मार्टफोन में होते हैं। अब देखते हैं, अगले बटन पे क्लिक करेंगे। अगले पे करने से पहले इसमें एक और पॉइंट है, ये देखिए, ये लैपटॉप और कंप्यूटर, ये पॉइंट रह गया था अगले बटन पे क्लिक करने से पहले। तो लैपटॉप कंप्यूटर, अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो हाँ बनना है, नहीं है तो नहीं बनना है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मोबाइल को हम लैपटॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो लैपटॉप के काम है वो मोबाइल में उपयोग कर सकते हैं, तो क्या मोबाइल को हम लैपटॉप मानेंगे? जी नहीं, मोबाइल को लैपटॉप नहीं मानेंगे। तो इसमें हम क्या कर देंगे, ज़्यादातर घरों में उपलब्ध नहीं भी हो सकते हैं, तो इसे नहीं हमने चुन के आगे बढ़ते हैं। अगले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा अगला क्वेश्चन, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। तो देखिए यहाँ टेलीफोन वगैरह पूछें, केवल लैंडलाइन है तो इस पर क्लिक करें, स्मार्टफोन है तो इस पर क्लिक करें, अन्य साधारण छोटा मोबाइल है कीपैड वाला तो ऐसे करें, और दोनों हैं, दोनों को मतलब लैंडलाइन और स्मार्टफोन या अन्य फ़ोन, तो इस पर क्लिक करना है, नहीं है तो इस पर क्लिक करें। चलिए तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, ज़्यादातर स्मार्टफोन सबके पास उपलब्ध है, और अगले बटन पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अब आप देखते हैं यहाँ पे, इसको बड़ा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 31, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड। तो साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो भी साइकिल है तो साइकिल पे क्लिक करें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड आदि है तो इस पर क्लिक करें, साइकिल और स्कूटर दोनों हैं तो इस पर क्लिक करें, कुछ नहीं है तो इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। अब साइकिल, स्कूटर में जो विकलांगों की ट्राई साइकिल होती है, उसे देखिए साइकिल में दर्ज करना है, इसे आपको ध्यान रखना है, साइकिल में आपको दर्ज करना है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए अब देखते हैं, ये 2 नंबर कोड चुन लिया। अब देखिए यहाँ पे 31 के बाद 32 वाला क्वेश्चन भी यहीं पे ही है, तो यहाँ 32 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कार, जीप, वैन है कि नहीं। अब यहाँ खरीदी है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी मालिक के द्वारा आपको दी गई है, आप कोई ड्राइवर हैं और आपका अधिकतम उसका उपयोग करते हैं घर पे अपने कार्यों के लिए, तो उस कार की उपलब्धता को उपलब्ध माना जाएगा, तो उसमें कार उसकी हाँ मानी जाएगी। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया गया होगा, पर मोटे मोटे रूप से आपको यहाँ बताते जा रहे हैं। चलिए तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चुन लेंगे, ज़्यादातर कार नहीं है तो नहीं चुनेंगे। अब देखिए अगले बटन पर क्लिक करेंगे, उससे पहले यहाँ देखिए, हाँ ऑटो को और जो ई रिक्शा है उसको, तो उसको कार की श्रेणी में नहीं मानना है हमें। कुछ चीज़ें, ट्रैक्टर को भी कार की श्रेणी में नहीं मानना है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। चलिए अगले बटन पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 33, परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज। तो चावल मुख्यतः उपयोग करता है कि गेहूँ या ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। अब यहाँ डायरेक्ट उपयोग कोई नहीं कर रहा है, मतलब गेहूं से बनी हुई चीज़ों का उपयोग कर रहा है तो गेहूं बनना है, चावल से इडली, डोसा वगैरह उपयोग करते हैं तो वो चावल में आएगा, ज्वार, बाजरा, इस प्रकार उनसे इन चीज़ों को या इनसे बनी चीज़ों को उपयोग करता है मुख्यतः, ज़्यादातर वर्ष में अधिकतर जो उपयोग करता है वो चीज़ हमें यहाँ पे दर्ज करनी है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे मोस्टली गेहूँ को दर्ज कर देते हैं, और गेहूँ। अब देखिए अगले बटन को क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा जो रहेगा मोबाइल नंबर। तो केवल जनगणना संबंधी कार्य के लिए कोई अगर मोबाइल नंबर मांगेंगे और वो पूछता है हम क्यों दें, तो जनगणना संबंधी कार्य के लिए मोबाइल नंबर लिया जाएगा, इसका अन्य किसी भी चीज़ में उपयोग नहीं किया जाएगा, ना ही डाटा किसी को लीक किया जा सकता है, न दिया जा सकता है।
और मोबाइल नंबर पर डालने के बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है कुछ भी, और फिर देखिए आप सबमिट बटन पे, आपने देखा होगा इससे पहले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है सबमिट, मतलब हमारी जो एक एंट्री है लाइन नंबर 1 की, वो इसे बटन दबाने पे पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ऐसे जितनी भी आपने 34 क्वेश्चन भरे हैं, तो यहाँ 1 से लेकर 9 10 तक दिख रहे हैं, फिर इसको स्क्रीन को ऊपर करेंगे तो अगले 34 क्वेश्चन भी आपको दिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आप रद्द करें, मतलब कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर दें, अगर सुधार करना हो तो ठीक है। दूसरा पुष्टि करें, जैसे ही पुष्टि कर देंगे तो ये 34 क्वेश्चंस की एक एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी ऐसे। तो ये देखिए इस प्रकार आपको ये दिखेंगे, दूसरा आपको ये दिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे समरी के रूप में। तो हमें लास्ट में क्या करना है, ये देखिए किस बटन को करना है, पुष्टि, तो मतलब पुष्टि वाले बटन को क्लिक करना है, तो हमारी ये एंट्री दर्ज हो जाएगी। अब देखिए फिर से उसी पे आ जाएंगे हम, ये देखिए फिर शुरू के उस पर आ गए। अब क्या क्या करना है इसमें, अब दूसरा पॉइंट हम सीख रहे हैं, अब इस वाले काम से हुआ एंट्री करना, अब सीख रहे हैं अपडेशन डाटा। तो इस पे क्लिक करेंगे, इस बटन पर क्लिक करने पर आप उत्तरदाता के 34 बिंदुओं में या उनमें से कुछ बिंदुओं पर जनगणना के नियम पुस्तिका में दी गई नियमों के तहत जानकारी में सुधार कर सकते हैं। आप देखिए 2-3 भवन नंबर, जनगणना, मकान नंबर, परिवार आदि को वो नहीं होंगे चेंज, पर बाकी पॉइंट पर आप चेंज कर सकते हैं। जब तक आपने सिंक नहीं किया है डाटा 34 बिंदुओं का डाटा, तब तक आप इस बटन में जाके लाइन नंबर चुनेंगे, किस लाइन नंबर की एंट्री आपको सुधारनी है, और फिर सुधार सकते हैं। अगर सिंक कर दिया तो इससे होगा। तो चलिए ये देखते हैं, अपडेशन डाटा पर क्लिक करते हैं। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए लाइन नंबर लिखा है, सेंसस हाउस नंबर लिखा है, बिल्डिंग नंबर लिखा है, और देखिए यहाँ स्टेटस लिखा है कि आपकी 34 पॉइंट की एंट्री पूर्ण हो गई है या पूर्ण। तो कंप्लीट लिखा है, मतलब पूर्ण हो गई है 34 पॉइंट की एंट्री। अब ये 2 बटन दिख रहे हैं, एक देखिए पेंसिल का निशान और एक डस्टबिन का निशान। तो आइए इसको देखते हैं, ये है एडिट का बटन, ध्यान रखें ये एडिट, और दूसरा जो बटन है वो है डिलीट। तो आपको 34 पॉइंट की एंट्री डिलीट करना है तो इस बटन को दबाएंगे तो 34 पॉइंट की एंट्री डिलीट हो जाएगी। पर ध्यान रखें लाइन नंबर डिलीट नहीं होगा, वो लाइन नंबर इतना ही दिखाएगा और वहाँ पे लिख देगा डिलीटेड। तो ये बटन इसके लिए है। दूसरा ये है एडिट का, पेंसिल का बटन, ये देखिए एडिट का बटन। अब देखिए जैसे ही हम इस पेंसिल के बटन को दबाएंगे तो इस प्रकार से ये शुरू का पेज खुल जाएगा। आपको पता है शुरू के पेज में 3 एंट्री हैं, 1 नंबर की, 2 नंबर की और 3 नंबर की। अगले बटन पर क्लिक कर करके हम प्रत्येक 34 मतलब 34 में से जितने पॉइंट हैं उन पर बारी बारी से पहुंच सकते हैं, और जो भी जिस पॉइंट को सुधारना है उस पॉइंट को हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखिए आपको बता रहे हैं, इसमें अगले बटन पर क्लिक कर करके अभी 3 पॉइंट की एंट्री है, अगले बटन पर क्लिक करेंगे तो अगले पॉइंट खुलते जाएंगे और उसमें हम जिसको सुधारना है सुधार लेंगे। तो ये हो गया इस वाले बटन का अपडेशन डाटा वाला बटन। उसमें इस पेंसिल के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं ऐसे किसी भी लाइन नंबर की 34 एंट्री में से। चलिए अब देखते हैं, अब ये वाला बटन, अब देखिए ये बटन काय के लिए, तो ये बटन भी एडिट के लिए है। अब मान लीजिए इस पर क्लिक कर दिया हमने तो इसमें ऐसा खुलेगा, ध्यान रखें। अब यहाँ पर सिंक लिखा है, ये बटन कब काम करेगा, जब आपने डाटा 34 पॉइंट की लाइन नंबर कई सारी एंट्रियों को सिंक कर दिया है। तो यहाँ आएगा पहले तो सिंक लिखा हुआ आएगा और ये पेंसिल का निशान, ये एडिट का होता है। तो यहाँ पहली बात तो देखिए आप यहाँ देखिए सिंक लिखा हुआ आएगा, तो सिंक वाली जितनी भी एंट्री है इस बटन से ही, ये देखिए सिंक आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एडिट बटन आ रहा है, तो ये यहाँ पे 34 पॉइंट की एंट्री यहाँ से जाके सुधारेंगे इस वाले ऑप्शन में जाके। तो ये रहा, इससे ये काय की है एडिट बटन की एंट्री है। अब देखिए इस प्रकार से आ गया। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ये रहा सिंक लिखा ही है। अब मैंने इस पर क्लिक किया सिंक वाले बटन पे, ये देखिए इस पर क्लिक किया, देखो इस वाले बटन पे क्लिक किया तो ये खुल जाएगा। जब सिंक किए हुए डाटा को हम एडिट करेंगे सुधारेंगे तो वो पूछेगा कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे सुधार रहे हैं आप ये एंट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखिए सुपरवाइजर के कहने पे या चार्ज ऑफिसर के कहने पे या खुद ही सुधार रहे हैं। तो जब सिंक वाले डाटा को आप सुधार करेंगे तो इन 3 कारणों से एक कारण आपको देना होगा। चलिए अब देखिए सिंक वाले तो है ये। अब मान लीजिए ये, अब मैं इस बटन को क्लिक किया, अब मैंने चुन लिया कि कौन मैं खुद सुधार रहा हूँ इसको। तो देखिए ऐसे ही इसकी एंट्री खुल जाएगी,
वही लाइन नंबर 1 मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे एंट्री उसमें दर्ज आ जाएंगी। और अगले बटन पर क्लिक करके, ये देखिए अगले बटन पर क्लिक करके सभी धीरे धीरे 34 पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे। जिस एंट्री को सुधारना है वहां पे हम सुधार देंगे। तो ये दूसरे बटन की प्रक्रिया, तीसरे बटन की प्रक्रिया हो गई है इसी प्रकार। चलिए अब अगला बटन देखते हैं, व्यू समरी वाला बटन। व्यू समरी वाला बटन देखिए ये वाला है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको क्या आएगा, ऐसे समरी, समरी का मतलब होता है सारांश। तो इस प्रकार से सारांश आपको आ जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा है, देखिए छोटे रूप में सारांश ये दिख रहा है। फिर लाइन नंबर 1 पहली एंट्री ये दिख रही है, दूसरी एंट्री ये दिख रही है। आप यहाँ पे देखिए आई का बटन है, आँख का बटन, यही काम का है। अभी छोटे रूप में है तो आइए इसे थोड़ा बड़े रूप में ले लेते हैं। ये देखिए इस वाले हिस्से को इस तरीके से देखते हैं। तो सारांश, व्यू समरी लिखा है, सारांश देखें तो टोटल सेंसस हाउस कितने हैं, जनगणना मकान कितने हैं, टोटल परिवार कितने हैं, नॉन रेसिडेंशियल संस्थागत कितने हैं, गैर संस्थागत कितने हैं, कंप्लीट कितने हुए, इनकम्प्लीट कितने हुए, डिलीट कितने किए, लॉक कितने किए, सिंक कितने किए, सब आ जाएगा डिटेल। अब हमारा मतलब है व्यू देखना। तो आप ये देख रहे हैं इसमें, ये देखिए इस वाले में देखिए आप, ये इसी को हमने जूम कर दिया है। तो इसमें जो आई का बटन है, ये देखिए इसमें ये आई का बटन है, आँख का बटन, ये देखिए आप फिर से देखते हैं आई का बटन। तो लाइन नंबर 1 की हमें पूरी समरी देखनी है। अब लाइन नंबर 1 की देखिए 2-4 लाइनें लिखी हैं, हमें 34 पॉइंट की एंट्री देखनी है। तो इस आई के बटन पे क्लिक करेंगे ये। तो जैसे आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए समरी के रूप में आ गया है इतना, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, 34 पॉइंट की एंट्री में से कितने आ रहे हैं, 7-8 आ गए इसमें। तो यहाँ ऐसे करके समरी आ जाएगी। तो उसे आप स्क्रॉल करके ऐसे ऊपर करके क्या कर सकते हैं, 34 पॉइंट की एंट्री देख सकते हैं कि किस में क्या भरा था हमने। तो ये सिर्फ व्यू करने के लिए, 34 पॉइंट की एंट्री देखने के लिए। तो 34 बिंदु की जानकारी ऊपर स्क्रॉल करते जाएं देखने के लिए। डाटा सिंक करना, अब अगला बटन क्या है, अब देखिए अगला बटन ये रहा, सिंक करना, ये वाला बटन। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो सभी कंप्लीटेड, जो कंप्लीट 34 बिंदुओं की जानकारी कंप्लीट हो गई, कोई छुट्टी नहीं है, तो उन पर पूर्ण लिखा आएगा। जितने डिलीट कर दिए हैं, ध्यान रखें अगर डिलीट कोई कर दिया है तो लाइन नंबर वहाँ पर रहेगा, उसके आगे डिलीटेड लिखा होगा। और लॉक डाटा, जिस मकान को आपने लॉक किया है वो सभी सिंक हो जाएंगे इस बटन को दबाने से। इस अभी तक जितने भी कंप्लीट डाटा है, डिलीटेड डाटा है, लॉक डाटा है, सारा सिंक हो जाएगा, यानी केंद्रीय सर्वर पर पहुंच जाएगा। दूसरा, लॉक डाटा को सामान्य एडिट विकल्प से कभी भी एडिट किया जा सकता है। अगर लॉक वाला डाटा है तो उसे इस वाले ऑप्शन से जाके हम कभी भी एडिट कर सकते हैं लॉक वाले डाटा को। लेकिन कंप्लीट डाटा वाला और एडिट कंप्लीट जो लिखा होगा, 34 पॉइंट की एंट्री जितनी भी अपन ने कंप्लीट की होंगी वो इस बटन में जाके, एडिट आफ्टर सिंक, इस बटन में जाके आप सुधार पाएंगे। तो ये चीज़ बताई गई है। तो सिंक वाला आ गया ऑप्शन। सिंक का मतलब वो सर्वर पे सेव हो गया। अब आपके मोबाइल को कहीं भी नुकसान होता है, कुछ होता है, तो आपका डाटा नहीं जाएगा, वो सर्वर पे चढ़ा है। जब भी आप दोबारा से कभी लॉगिन करेंगे तो वहाँ डाटा मिल जाएगा। तो इस प्रकार अब सिंक करने के बाद ये देखिए ऐसा ऐसा पेज खुलेगा। उसमें आपको ये आई हियर बाय कन्फर्म दैट, मतलब आपको शपथ लेना होगी कि जो इतनी सारी चीज़ें हैं उसको मैंने शपथ ले दी, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। तो देखिए, तो हिंदी में आपको इस तरीके से लिखाएगा, मैं इस HLB में मकान सूचीकरण कार्य पूर्ण होने की पुष्टि करता हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ इस HLB में ना तो कोई संरचना, कोई परिवार शेष है। तो ऐसे करके आपको लिखना है। तो इस पर, इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन करना है। अब देखिए यहाँ क्लियर बटन, साइन करने के बाद आपको लगता है सही से साइन नहीं हुए तो इस क्लियर को बटन को दबाएं। तो ये देखिए क्लियर बटन को दबाएंगे तो ये हट जाएगा। फिर से आप पुनः साइन कर दें, देखिए पुनः साइन कर दिए। फिर आपको देखिए यहाँ पर सेव एज सिंक के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, कंप्लीट हो गया, हमारा डाटा सिंक हो गया। मकान सूचीकरण ब्लॉक को पूर्ण चिन्हित करना। तो अब आइए ये वाला बटन देखिए आपकी स्क्रीन में। अब ये वाला मार्क एज कंप्लीट, आपको 250 मकान दिए गए, यानी जनगणना परिवार। तो जब आपका पूरी 34 पॉइंट की एंट्री, उनकी सारी एंट्री हो गई आपके HLO ऐप पे, तब आपको ये बटन लास्ट में दबाना है, ठीक है। इसको दबाने के बाद देखिए क्या होगा, इंग्लिश में इस तरीके से आएगा लिखा हुआ। तो ये तो वही चीज़ आएगी कि मैंने, मतलब मैं शपथ लेता हूँ कि मैंने कोई भी मकान नहीं छोड़ा है, सारे मकान की पूर्ण एंट्री कर ली है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखिए सबमिट बटन अभी काम नहीं कर रहा है, ध्यान देंगे आप, अभी काम नहीं कर रहा है। तो ये काम कब करेगा, ये देखिए हमने साइन कर दिए और यहाँ पर देखिए
मान लो क्लियर करना है, गलत साइन हो गया तो क्लियर बटन को दबाएं तो हट जाएगा, फिर से साइन कर देना है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये बटन चालू हो जाएगा सबमिट का। तो इस बटन पे क्लिक करते ही आपका पूरा डाटा कंप्लीट होके आपके सुपरवाइजर पर मैसेज के रूप में चला जाएगा कि हमने HLV, हमारे HLV के अंदर जितने मकान थे वो पूरे हो गए हैं, हमारा कार्य पूरा हो गया है। तो इस प्रकार से अब अगर ऐसा मैसेज आता है सम रिकॉर्ड आर पेंडिंग, ये देखिए अगर ऐसा मैसेज आता है कि सम रिकॉर्ड्स आर पेंडिंग टू बी सिंक, कुछ रिकॉर्ड अगर ऐसा मैसेज आता है कि कुछ रिकॉर्ड रह गए हैं, सिंक नहीं हो पाए हैं, तो आपको पुनः जाना है वहाँ पे सारांश व्यू वाले बटन पे, सारांश वाले पे, इस वाले व्यू समरी पे जाके देखना है, पूर्ण वाले देखना है। तो अब पूर्ण वाले पे क्लिक करके उनकी 34 पॉइंट की एंट्री फिर से या उसमें सुधार करके 34 पॉइंट की एंट्री कर देना है। तो यहाँ प्री मैसेज नहीं आएगा। तो इस प्रकार आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला बटन काम नहीं कर रहा होगा, साइन किए, चेक बॉक्स पे क्लिक किया, काम करने लगेगा। तो यहाँ पे अब अपन सबमिट कर देंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा। अब आएगा दिस HLV इज ऑलरेडी मार्क एज कंप्लीट, मतलब कंप्लीट मार्क हो गई है। तो ये हो गया है HLO सुपरवाइजर ऐप का उपयोग करके डाटा को सत्यापन, सुपरवाइजर की भूमिका। अब आ गया है सुपरवाइजर का काम या प्रगणक भी देखे कि सुपरवाइजर क्या क्या देख सकता है, सुपरवाइजर क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पे सुपरवाइजर की भूमिका, सुपरवाइजर द्वारा प्रगणक के द्वारा प्रत्येक लाइन नंबर की एंट्री को सिंक करना है। जैसे एक लाइन नंबर मतलब एक एंट्री कर दी 34 पॉइंट की, दो लाइन दूसरा लाइन नंबर मतलब अगली 34 पॉइंट की एंट्री उसने कर दी। तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर है उसको डाटा दिखेगा। तो सुपरवाइजर का ऐप जब खोलेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ सेलेक्ट नेम ऑफ एन्यूमरेटर यानी प्रगणक का नाम चुने, तो इस बटन को अपन क्लिक करेंगे। ये देखिए इस बटन को अपन क्लिक करेंगे तो ऐसे सुपरवाइजर की ये ID खुल जाएंगे। इसमें से हम एक ID कोई भी मान लीजिए चुन लेंगे। यहाँ देखिए कोई आपने क्या कहते हैं कोई ID चुन लेंगे, जैसे 32 HLV चुन ली। ID चुनने के बाद वो कहेगा HLV चुने, तो HLV चुन लेंगे। तो इस प्रकार के HLV की डिटेल लिखी होगी। फिर यहाँ देखिए बटन क्लिक टू चेक द रिकॉर्ड, इस पर क्लिक करना है तो उसका रिकॉर्ड आने लगेगा। ये देखिए आपको फिर से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ सेलेक्ट एन्यूमरेटर पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगी। ये देखिए एंट्री आ रही है, इसमें से एक को हम मान लीजिए इस मोहन सिंह वाली ID को हम कर रहे हैं, यहाँ दर्ज कर दिया, ये आगे सेलेक्ट कर लिया। तो अब गेट HLV डिटेल, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। अब देखिए सेलेक्ट HLV, यहाँ आएगा 1/6। अगर 6 HLV आपको अलॉट हुई है सुपरवाइजर को तो 6 में से पहली HLV ऐसे करके लिखा हुआ। तो यहाँ जब चुनते जाएंगे तो लगाएगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट HLV लिखा है, सेलेक्ट HLV, तो यहाँ देखिए सेलेक्ट HLV पर क्लिक करेंगे तो यहाँ HLV इतनी सारी खुल जाएंगी जो भी इसके अंडर में होंगी। मान लीजिए मुझे 32 नंबर की HLV देखनी है, यानी इस मोहन सिंह की जो यूजर ID है उसके HLV का 32 क्रमांक है, तो वो मैं यहाँ पे चुन लूँगा। ये देखिए ये चुन लिया 32। अब क्या होगा, उसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे पूरी। फिर यहाँ पे क्लिक द चेक द रिकॉर्ड, अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आ गया है। अब देखिए यहाँ पर क्लिक टू द चेक द रिकॉर्ड, तो इस प्रकार के ये देखिए इस प्रकार से खुल जाएगा। अब यहाँ जो लाइन नंबर है, अब मान लो उसने 200 लाइन नंबर की एंट्री तो कम से कम की होगी। अब 200 लाइन नंबर की एंट्री में से जो HLV में जितने ही मकान हो, अपन मान लेते हैं 200 हैं, 200 लाइन नंबर में से जौन सा लाइन नंबर उसे देखना है सुपरवाइजर को, वो उस पर क्लिक करके वो लाइन नंबर चुनेगा तो उसकी एंट्री दिखने लगेंगी। जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कई सारे लाइन नंबर खुल गए। इन सभी लाइन नंबर में से मान लो सुपरवाइजर को 6 नंबर की लाइन नंबर की प्रगणक के 6 नंबर की लाइन की जो 34 एंट्रियाँ हैं उनको देखना है, तो इसको क्लिक कर देंगे। ये देखिए 6 नंबर चुन लिया। अब फेच डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए उसकी डिटेल आ गई कि बिल्डिंग नंबर उसका इतना है, 6 नंबर लाइन में बिल्डिंग नंबर इतना है और जनगणना मकान नंबर इतना है। तो अब क्या करेंगे, ये देखिए अब व्यू ऑलरेडी फिल्ड डाटा, इस बटन पे क्लिक करेंगे इस वाले पे। ये देखिए इस पर ये क्लिक करेंगे तो वही समरी वाला सिस्टम आ गया। तो सभी लाइन नंबर 6 की सभी 34 पॉइंट की एंट्री ऐसे ऊपर करते जाएंगे तो सभी 34 पॉइंट की एंट्री आने लगेगी, एक समरी के रूप में आपको दिखेगी।
तो सुपरवाइजर इन 34 पॉइंट की एंट्री में कुछ भी सुधार नहीं कर पाएगा। उस स्थिति में वो रिमार्क देगा कि आपको 34 नंबर में से मतलब 15 नंबर की ये वाली एंट्री गलत है, इसको आप सही करें। तो रिमार्क के माध्यम से वो प्रगणक को ही कहेगा सुधारने के लिए। तो सुपरवाइजर किसी भी पॉइंट की एंट्री को नहीं सुधार सकता है, ध्यान रखें। अगर वो ओके बटन को दबा देता है, ये ओके बटन को, तो मतलब ये एंट्री सही है और वो आगे सिंक करने के लिए बढ़ जाएंगी। तो ये बटन हम देखेंगे, ओके और रिमार्क वाला। चलिए अब देखिए, ओके बटन, मान लीजिए ओके बटन दबा दिया हमने और ये रिमार्क का बटन है, तो दोनों ही मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। अगर मैंने यहाँ पे ओके बटन दबा दिया तो क्या हुआ, ओके बटन दबाया तो ओके बटन दबाने से जो लाइन नंबर 6 की जो वाली सब एंट्री थी वो क्या होंगी, ओके हो गई। मतलब वो आगे सिंक होने के लिए बोल देगा। फिर एक मैसेज यहाँ देखिए, आप देखें लाइन नंबर 6 की एंट्री ये ओके बटन जैसे ही दबाएंगे हम, ध्यान रखें आप, ओके बटन दबाएंगे तो ये सारे यहाँ से हट जाएंगे। जो एंट्री ओके बटन दबा देंगे तो यहाँ लाइन नंबर में यहाँ नहीं दिखेगी वो, तो यहाँ से वो हट जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है, जो एंट्री यहाँ से हट गई हैं, जो आपने ओके कर दी, यहाँ नहीं दिखेंगी। यहाँ नहीं दिखेंगी तो क्या होगा, आप जैसे ही सिंक बटन पे क्लिक करेंगे, सिंक बटन पे क्लिक करेंगे इस वाले बटन पे, तो आपसे पूछेगा यहाँ पे पुष्टि करने के लिए। तो यहाँ वही वाला सिस्टम है। सुपरवाइजर भी क्या करेगा, इसको पढ़ के इस पे यहाँ चेक बॉक्स पे क्या करेगा, क्लिक करेगा और अपने साइन करेगा। और अगर क्लियर करना चाहे, साइन ढंग से नहीं बने, तो इस पर क्लियर बटन में दबाएगा, इसको हटा देगा, फिर से साइन करेगा और बाद में सेव एंड सिंक पर क्लिक करेगा। तो जैसे ही सेव और सिंक पर क्लिक करेगा तो जो लाइन नंबर 6 थी ये वाली, है ना, जिस पर ओके बटन दबा दिया है, वो अब यहाँ पर नहीं दिख रही है। मतलब वो वाली एंट्री सिंक हो जाएगी। ध्यान रखें, वही वाली एंट्री सिंक हो जाएंगी। जो यहाँ पर दिख रही हैं वो एंट्री सिंक नहीं होंगी, क्योंकि ओके बटन के दबाने के बाद जो एंट्री यहाँ नहीं दिखेंगी वो सिंक होंगी। ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस बटन को हम क्लिक कर देंगे तो ये लाइन नंबर 6 क्या हो गया, ये देखिए लाइन नंबर 6 क्या हो गया, सिंक हो गया। इस बटन को दबाने के बाद जो हमने लाइन नंबर 6 ओके बटन दबाकर वेरीफाई किया था, अब सुपरवाइजर के द्वारा भी सिंक हो गया है। तो ध्यान रखें, तो सुपरवाइजर को हर बार एक एक एंट्री करके भी आप कर सकते हो सिंक, या फिर इकट्ठे भी कर सकते हो। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या करना है। ये लाइन नंबर 6 हो गया। अब वो मान लीजिए इतने सारे आ गए, वो बताया था ना लाइन नंबर कोई भी चुन सकता है। मान लो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन नंबर है। अब इनको इकट्ठा सिंक करना है। अब मान लो इन सभी को हमने क्या बटन दबा दिया, ओके बटन दबा दिया, ओके बटन दबा दिया इन 6 की 6 को। ठीक है, तो 6 की 6 यहाँ पे अब नहीं दिखेंगी, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 इसको दबाएंगे इसको, तो यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कुछ दिखाई नहीं देगा। आप क्या करेंगे, ओके बटन दबाकर, यहाँ ओके बटन दबा के हमने क्या कर दिया, वेरीफाई करने के बाद सभी लाइन नंबर जो वाले उदाहरण लिया है, ये सभी लाइन नंबर मतलब 006 भी है इसमें, 006 वाले नंबर यहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो हम क्या करना है, इसमें सिंक बटन को क्लिक करना है। सिंक बटन को क्लिक करेंगे तो वही ये देखिए ऐसे ही पूछेगा। यहाँ चेक, इसको पढ़कर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और अपने साइन कर देना है और सेव और सिंक पे ये देखिए इस पर क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, लाइन नंबर 006, अब देखिए 1 से 5 जितनी यहाँ पे ओके की थी, ये सभी लाइन नंबर ओके किया था, अब वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे साइन करके और चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव और सिंक पे क्लिक किया है, तो ये सब की 6 की 6 एंट्री क्या हो गई, सुपरवाइजर के द्वारा भी सिंक कर दी गई, यानी आगे बढ़ा दी गई, यानी कि कंफर्म कर दी गई, वेरीफाई कर दी गई। चलिए अब देखते हैं अगला, इसी में देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अब इस पर क्लिक किया हमने काली वाले पे। अब यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करने के बाद यदि ड्रॉप डाउन सूची में कोई लाइन नहीं है, इसमें अपन क्लिक कर रहे हैं कोई भी लाइन नहीं दिख रही, इसका अर्थ है कि सर्वर पर उपलब्ध सभी लाइन्स को अब पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के द्वारा देख लिया गया है। अगर यहाँ लाइन नहीं दिख रही तो मतलब आपने पूरी लाइन आगे बढ़ा दी, सिंक कर दी, वेरीफाई कर दी। अब जब प्रगणक नई एंट्री करेगा तब आपको फिर से यहाँ पे दिखाई देंगी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रगणक द्वारा नई लाइन सिंक की जाती है तो पर्यवेक्षक को नई लाइन मिलेंगी। अगर यहाँ नहीं दिख रही तो घबराए नहीं, जब इसका मतलब प्रगणक ने नई एंट्री नहीं की है, जैसे ही नई एंट्री करेगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा। अब देखते हैं इसमें, अब रिमार्क वाला बटन है। अब मान लो उसने लाइन नंबर 6 चुना
और रिमार्क देना चाह रहा है वो, रिमार्क रिमार्क, तो रिमार्क बटन पे क्लिक करेगा। अब यदि पर्यवेक्षक ओके बटन की जगह रिमार्क बटन दबाया जाता है उसके द्वारा, तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पता है अपन ने HLB चुनी थी, यहाँ इस पर क्लिक करके 6 नंबर का मान लो लाइन लाइन चुन ली, ये डाटा भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ भी ऑलरेडी इस पर क्लिक करके ये पूरी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे ओके बटन की जगह वो रिमार्क बटन दबा रहा है, ध्यान रखें कौन सा बटन, रिमार्क बटन। फिर से देखें, अब ओके बटन की जगह कौन सा दबा रहा है, रिमार्क। रिमार्क का मतलब वो रिमार्क कह रहा है कि जो डाटा गलत है, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ रिमार्क बटन दबा रहा है, तो क्या हुआ, अब वो यहाँ पर पूछेगा, रिमार्क का बटन दबाते ही पर सुपरवाइजर पर्यवेक्षक पे स्क्रीन खुलेगी। आइए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे उसको लिख के देना है कि क्या रिमार्क दे रहे हो आप, कि कौन सी एंट्री सुधारना है, कौन सी एंट्री गलत है। तो यहाँ पे वो लिख देगा आपके द्वारा, कुछ भी लिख सकता है अपने हिसाब से, आपके द्वारा लाइन नंबर 006 के बिंदु क्रमांक 7 की जानकारी संदिग्ध प्रतीत हो रही है, कृपया इसमें सुधार करें। तो सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा। और जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेगा, ये देखिए सबमिट बटन पर क्लिक करेगा, तो सुपरवाइजर द्वारा कोई रिमार्क दी जाती है तो प्रगणक को HLB क्रमांक, HLB नंबर जाएगा, किस प्रगणक को गया है उसका लाइन नंबर जाएगा, और पर्यवेक्षक द्वारा SMS के द्वारा उसे एक रिमार्क प्राप्त होगा। SMS भी चला जाएगा कि रिमार्क आया सुपरवाइजर का या चार्ज ऑफिसर का कि आपकी HLB की इतने नंबर की HLB है, उसमें लाइन नंबर इतने डाटा सुधार करना है, तो ऐसे आ जाएगा। यदि प्रगणक को SMS प्राप्त होता है तो वह पर्यवेक्षक के द्वारा बताए गए अनुसार गलती सुधारने के लिए एडिट आफ्टर सिंक वाले बटन पर जाके विकल्प सुधारेगा, यानी इस वाले बटन पे, देखिए इस वाले बटन पे जाके उसको सुधार करना है। अब इसमें अगर रिमार्क देता है तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि रिमार्क प्राप्त हुआ है और जैसे ही हम इस वाले बटन पे जाके 6 नंबर का मान लो रिमार्क प्राप्त हुआ है और 6 नंबर लाइन के एंट्री को सुधारने जाएंगे तो वो हमें खाली मिलेगी, 34 पॉइंट की एंट्री खाली मिलेगी, कुछ पॉइंट भरे हुए मिलेंगे लाइन नंबर वगैरह, तो बाकी सब खाली मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इस बटन पे रिमार्क जो आया है इस बटन पे क्लिक करने से पहले ही हमें दूसरा काम कर लेना है। उसकी जो इस पे व्यू समरी पे जाके लाइन नंबर 6 निकालेंगे, उसकी 34 पॉइंट की एंट्री एक कागज़ पे लिख लेंगे, क्योंकि हम जैसे ही सुधारने के लिए जाएंगे वो सारी गायब हो जाएंगी एंट्री। तो अगर हमें फिर से एंट्री करना है तो उस मकान पे फिर से जाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हमें व्यू समरी में इस बटन को दबाने से पहले व्यू समरी पे जाके और लाइन नंबर 6 की 34 पॉइंट की एंट्री हमें कागज़ पे लिख लेंगे, जिससे, और फिर यहाँ पे एडिट आफ्टर सिंक बटन पे जाके उसको जब लाइन नंबर खोलेंगे तो सारी खाली मिलेंगे, तो जो हमने नोट करके रखी थी वहाँ से भर देंगे, दोबारा उस मकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं ऐसी कोई। जब रिकॉर्ड एडिट करने का कारण पूछा जाएगा तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, आप इसको देख लेते हैं। इस बटन पर क्लिक किया, अब यहाँ कारण पूछेगा भाई बाय सुपरवाइज़र या वो, तो सुपरवाइजर रिमार्क सुपरवाइजर ने दिया है तो इस बटन पर क्लिक करके, जैसा कि हमने देखा सुपरवाइजर ने प्रगणक की लाइन नंबर 6 की एंट्री पर रिमार्क दर्ज किया है, इसलिए रिमार्क प्रगणक व्यू समरी में विकल्प का उपयोग करके, देखो ये वाला, ये रिमार्क दिया था, उसने रिमार्क दिया था, तो हमें क्या करना है, इस बटन पे जाने से पहले इस पे जाना है व्यू समरी पे। तो व्यू समरी विकल्प का उपयोग करके लाइन नंबर 6 की सभी एंट्री क्यों नोट कर सकते हैं, क्योंकि रिमार्क की वजह से लाइन नंबर 6 की सभी एंट्री खाली हो जाएंगी। जैसे ही इस बटन पे जाएगा और लाइन नंबर 6 निकालेगा तो खाली मिलेंगी, तो उससे पहले ही इस बटन पे जाके लाइन नंबर 6 की सारी 34 पॉइंट की एंट्री ऊपर ऐसे क्लिक करके कहीं लिख लेगा, ठीक है। फिर इस बटन को दबा के करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये व्यू बटन पे क्लिक किया इस पर, तो सारा डाटा आ गया उसका, इस प्रकार से उसको नोट कर लेंगे। फिर नोट करने के बाद अब जाएंगे इस पे, अब जैसे ही इस पे जाएंगे तो देखिए इस पे जाएंगे, लाइन नंबर कौन सी आ गई, 6, इसी का रिमार्क दिया था, इसी पे क्या दिया था उसने, रिमार्क। अब ये देखिए एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये आ गया, इस पे क्लिक करेंगे, ध्यान रखें, तो ये उसका पेज खुल जाएगा। अब ये चीज़ें तो डिलीट नहीं होंगी, ये तो डली होंगी, तो बाकी की सारी एंट्री क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगले बटन पर क्लिक कर करके उसकी सभी 34 पॉइंट की एंट्री निकालते जाएंगे और वो खाली मिलेंगी, ध्यान रखें। तो आपने जो व्यू समरी पे जाके उसको लिख के रख लिया था ना लाइन नंबर 6 की एंट्रियों को, तो उसमें दे के आपको सभी 34 पॉइंट की एंट्री कर देंगे। तो इससे आपको दोबारा उस मकान पर नहीं जाना पड़ेगा जिस पर रिमार्क आया है। तो आप इसे देख लें। सुपरवाइजर द्वारा
HLB को पूर्ण कंप्लीट चिन्हित करना। अब प्रगणक ने तो अपनी कंप्लीट कर दी, सुपरवाइजर कैसे करेगा? तो यहाँ जब प्रगणक मकान सूचीकरण ब्लॉक को कंप्लीट के रूप में मार्क कर दिया हो और सभी लाइन को पर्यवेक्षक के द्वारा जांच लिया गया हो, तब मकान सूचीकरण ब्लॉक को पूर्ण करने के लिए ऑल रिकॉर्ड कंप्लीटेड सिंक नाउ बटन पर क्लिक करना है। तो इसको थोड़ा देख लें, ये हो गया मार्क एज कंप्लीट। तो इस बटन को आप दबाएंगे फिर से, यानी प्रगणक के बाद आप सुपरवाइजर भी दबाएगा इसको, तो ऐसे वो मतलब मैसेज देगा उसमें वही चीज़। अब देखिए, तो इसमें वही है भाई, इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेगा, साइन करेगा और यहाँ पे देखिए सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, हो जाएगा। तो अब देखिए वो बटन कहाँ है, ये देखिए ये लिखा है ऑल रिकॉर्ड कंप्लीटेड सिंक नाउ। तो इस बटन पे जब क्लिक करेगा तो क्या होगा, ऑल रिकॉर्ड कंप्लीटेड नाउ। तो सुपरवाइजर इस बटन के माध्यम से वो जो प्रगणक HLB कंप्लीट दिखाई है वो उसको सिंक कर सकता है। आप इसे पढ़ लें, जब प्रगणक ने मकान सूचीकरण HLB को कंप्लीट रूप में मार्क कर दिया है तो सभी लाइंस को पर्यवेक्षक द्वारा जांच लिया गया है, तब आपको इस बटन को यूज करना है। किसको? सुपरवाइजर को, ध्यान रखें। तब उसकी जो HLB उसने तो कंप्लीट कर दी, आप इस बटन से उसको कंप्लीट करेंगे और वही चीज़ इसमें ये पढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे, इसको चेक साइन करेंगे, क्लियर है तो फिर से करेंगे, फिर से साइन करेंगे, चेक बॉक्स पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और देखिए सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो मतलब प्रगणक की HLB आपके द्वारा भी कंप्लीट कर दी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको जरूर ध्यान रखना है, आपको मतलब भवन क्या होते हैं, भवन की पहचान, जनगणना मकान की पहचान, परिवार की पहचान के लिए अलग वीडियो देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।